ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, कैसे हो यार आप लोग? आई थिंक बढ़िया हो, पढ़ाई लिखाई चेक कर रहे हो। रिवीजन करते रहो, रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। हर बार मैं बोल रहा हूँ, हर समय मैं बोल रहा हूँ कि रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरी तरफ से आप लोग देख रहे हो कि मैं अपने तरफ से जितना एफर्ट डाल सकता हूँ डाल रहा हूँ। हालांकि अभी मुझे अपने में लग रहा है कि मैं जितना एफर्ट डाल सकता हूँ उतना भी मैंने किया नहीं है। मतलब भी अब देखो, रीजन क्या है कि अभी तक मैंने ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाया हुआ है, जिनको भी जानता हूँ, देखा हूँ, पढ़ाया हूँ। वो कहीं ना कहीं बच्चे मेरे बगल में बैठे हुए होते थे, मैं पढ़ा रहा होता था। अब जब कैमरे के सामने बेटा मैं पढ़ाता हूँ ना, तो मुझे कुछ चीजों को इमेजिन करना पड़ता है कि अच्छा वो सामने बच्चा मेरा बैठा हुआ है, वो ऐसे पढ़ रहा है ना, वो मेरे से ये डाउट पूछ सकता है। तो जितने जितने डाउट पूछ सकता है उन सभी वेरायटी को मैं इमेजिन करता हूँ, यहाँ पे करवाता हूँ। मैं पढ़ाने से पहले भी कुछ चीजों को सोचता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, ये बच्चा वो ऐसे पूछ सकता है, इस चीज को ऐसे सोच सकता है। तो कहीं ना कहीं एक दो चीजों को मैं इमेजिन करता हूँ, जो लोगों को मैं सोचता हूँ, जो जिनको मैं जब पढ़ाता था तो मेरे से बहुत अधिक डाउट पूछते थे, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग मैं आगे को पढ़ाना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इमेजिनेशन और रियलिटी में तो डिफरेंस हो गया ना बेटा। ठीक है, मैं इमेजिन करके अपने अपनी तरफ से पूरी जान से, पूरी शिद्दत से अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक टाइम के बाद जैसे कॉन्सेप्ट जब डिफिकल्ट आता है, मैं अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैक्सिमम 1 से 2 मिनट लगेंगे। उसके बाद आपको पता है कि मैं बहुत फालतू बातें ज्यादा करता हूँ नहीं, है ना। तो कुछ प्रॉब्लम आपके साथ अपनी शेयर कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। तो इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क होता है। जैसे कोई कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट आ गया, तो वहां पे मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम ये लगता है कि यार समझ पाया कि नहीं, दिक्कत हुआ कि नहीं। इसके लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप भी बना लिया है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप भी मैं ऐड कर चुका हूँ, है ना। आप लोग वहां से टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो। हाँ, अभी अभी एक जरूरी बात है कि मैं आज जो है कहीं बाहर निकल रहा हूँ, है ना। आज जो है जो मैं बाहर निकल रहा हूँ तकरीबन 2 दिन के लिए, तो आज की क्लास थोड़ी सी मैं लंबी रख लूंगा, और शायद 2 दिन क्लास न हो आपका, क्योंकि लंबा रास्ता है, अप्रोक्सीमेटली 1500 किलोमीटर का। तो मेरे को पहुंचने में 2 दिन लग जाएंगे, थोड़ा मैं रेस्ट करूंगा। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि 2 दिन ना हो, बट हाँ, आई प्रॉमिस। हाँ, आज आई थिंक डेट 28 है। आई प्रॉमिस 10 अप्रैल से पहले पहले किसी कीमत पे मैं आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो शुरू कर दूंगा। और एक बात, टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग हो जाओ एक्टिव। क्यों? क्योंकि जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यू हैं, अच्छी अच्छी स्टैंडर्ड किताबों की क्वेश्चंस हैं, और जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जेईई नीट प्लस बोर्ड के लिए, वो सब मैं करूंगा डिस्कस। क्या करूंगा बेटा? डिस्कस करूंगा, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंप्लीट करने के बाद मैं फिजिकल स्टार्ट करूंगा, जैसे सोल्यूशन वगैरह। एक दो चीजें और बोल देता हूँ। ऑर्गेनिक में कहीं ना कहीं मैं सर भी अपने ऑर्गेनिक चीजें शुरू कर दिया, क्योंकि आप लोग जस्ट 11th पास करके आए हो। अब 11th जब जस्ट आप पास करके आए हो, तो लास्ट मोमेंट पे 11th वगैरह में आप लोगों को ऑर्गेनिक ही पढ़ाया जाता है ना। तभी आप लोग हाइड्रोकार्बन नोमेनक्लेचर पढ़ के आए होगे। हालांकि हाइड्रोकार्बन में मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन पढ़ा रखा है, बाकी पॉस्ट है उसको भी मैं कंप्लीट करूंगा, जल्दी स्टार्ट करूंगा। क्योंकि बहुत अधिक काम हो जा रहा है, कीड़ा पड़ जा रहा हूँ ना बेटा थोड़ा सा। बट मैं भी स्टूडेंट हूँ, मुझे भी अपना एग्जाम वगैरह सब देखना पड़ता है ना। बहुत सारी चीजें अपनी हो गई। अपने एंड से तुम लोग कसर मत छोड़ो, मैं साथ नहीं छोड़ने वाला, मैं नहीं छोड़ने वाला साथ। पेपर के गेट तक मैं हाथ पकड़ के जाऊंगा। मैं आप लोग के साथ हूँ नहीं, के साथ हूँ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ नहीं मैं, बट मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमको मुझे देख के एक मोटिवेशन मिलना चाहिए, ये बंदा इतनी सारी चीजें करते हुए, इतनी सारी चीजें देखते हुए, जब खुद लगा हुआ है, कर रहा है, कर रहा है, उसके बाद कोई परफेक्ट रीजन भी नहीं है, बट उसके बावजूद ये कर रहा है। कोई और सोर्स कर सकता था, कुछ और देख सकता था, बट नहीं, वो कर रहा है। क्यों कर रहा है पता नहीं, बस एक अटैचमेंट की वजह से कि बच्चों को पढ़ा रखा है, उनका अच्छा है। तो आपको इससे एक मोटिवेशन मिलना चाहिए, और आपको आगे पढ़ाई लिखाई करते रहना चाहिए। किसी काम को न करने के यार 1000 वजह होते हैं, किसी काम को न करने के 1000 वजह होते हैं, लेकिन वो काम करना ही है, उसके लिए केवल एक रीजन काफी है,
इसके लिए केवल एक रीजन काफी है। पहले क्लास ये था कि मैं बस पढ़ाया जा रहा था, दूसरी क्लास भी ये था कि मैं बस यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा था, मुझे नहीं पता था कैमरे के सामने कैसे रिएक्ट करते हैं। पर धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि कैमरे के इस तरफ मेरी जितनी एनर्जी रहेगी आप मेरे से उतना कनेक्टेड फील करोगे। मैं इतना चिल्लाता हूँ, गला दर्द करने लगता है, खाना रियलिटी है कि जब मैं खाना खाने जाता हूँ तो ये वाला जो पोर्शन है मेरा, ये बहुत पेन होता है। दिल से कर रहा हूँ ये, इट्स माई इमोशन। तो किसी के इमोशन के साथ फालतू खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ, इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू शुड कीप हार्ड वर्किंग। आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा, आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी। खूब मेहनत करने का मतलब ये नहीं कि लगे रिक्शा चलाने, मेहनत तो गधा भी करता है, मेहनत तो बेटा गधा भी करता है, लेकिन इस मतलब है उस मेहनत का, वो मेहनत का मतलब नहीं निकलेगा। हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, लेकिन उस हार्ड वर्क को करते करते आपके अंदर एक स्मार्टनेस आनी चाहिए। जहां पे लगे कि सर टॉपिक अभी आसान चल रहा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बढ़ा दो, नोट लिख लो, इसके बाद नोट लिखो, जल्दी से रिवाइज करो, शॉर्ट नोट बनाओ, शॉर्ट नोट बनाओ, खत्म करो। जहां पे लगे कि सर चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ध्यान से सुनो, डाउट पूछो, डाउट पूछो, एनी टाइम में आपके डाउट का रिप्लाई कर रहा हूँ, तो बता रहा हूँ, आपके साथ हूँ, जस्ट आस्क, पूछो। अगर मैं मना किया कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता तो मेरे से बड़ा मक्कार आदमी है, मेरे से बुरा आदमी कोई नहीं है। बट मैं ऐसा कभी किया आज तक, कभी करूंगा, मैं सर आप नहीं करोगे, तो वर्क हार्ड एंड इट्स माय प्रॉमिस, इट्स माय प्रॉमिस। जितना कंटेंट आपको बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर से, आपके अलग इंस्टीट्यूट से मिलेंगे केमिस्ट्री के टर्म में, वो सारे कंटेंट मैं दूंगा, उनसे अधिक क्वेश्चन मैं कराऊंगा। मैं अपनी एंड से पूरी जान लगाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे बहुत कुछ आता है, नहीं, मैं पढ़ता हूँ, मैं अपने एंड से चीजों को सीखता हूँ। मैं चीजों को जब पढ़ता हूँ तो जब मैं चीजों को पढ़ता हूँ बेटा, जैसे आप लोग कहते हो कि सर कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, या फिर ये नहीं हो रहा है, या फिर वो नहीं हो रहा, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि पढ़ाई कैसे करना है, आज समझ कैसे जाए चीजों को, थोड़ा सा फील नहीं आता है, मैं बताता हूँ मेरे कैसे फील आता है। मैं सपोज करो ये चैप्टर पढ़ रहा हूँ, जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन, मैं ऐसे नहीं पढ़ता कि पढ़ दिया जो, मैं ऐसे इसको बोल बोल के पढ़ता हूँ, रिएक्शन को देखता हूँ, खुद से बात करता हूँ। मैं खुद से बात करूंगा कि विपुल तू कैसे समझेगा इस कॉन्सेप्ट को, ये बंदा पहले विपुल को समझाता है, विपुल फिर खुद को समझाता है, फिर विपुल आके यहाँ पे डिलीवर करता है। इट टेक्स टाइम, मेहनत तो करता हूँ, कर रहा हूँ ना। आपको मेरे से 10 गुना अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। 10%, 5% बस मेरा रोल है आपकी लाइफ में, बाकी आपकी लाइफ में केवल आपका रोल है। मैं साथ हूँ, डरने की कोई बात नहीं है, पढ़ाई लिखाई करो और ठीक है। लाइफ है, लाइफ जैसे जैसे डिस्टेंस पार्ट में मोड़ती चली जाएगी, वैसे वैसे आराम से मोड़ते चले जाओ। और मैं एक चीज लास्ट बात बता रहा हूँ जो मैं फिलहाल एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। अभी आप लोगों में बचपना है तो बहुत छोटे हो, सडन मैं कुछ चीजों को रियलाइज कर रहा हूँ तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि अचानक से जब जिम्मेदारियां आना शुरू करती हैं तो इंसान खुद रहना मन कर देता है। बट ये नहीं करना है ना कि दुखी होके तो कुछ हो नहीं पाएगा। और इस तरह से मेरा ठीक है, मैं इस समय बहुत अधिक, मेरा टाइम अच्छा चल नहीं रहा है, एक से एक नई नई प्रॉब्लम, कुछ कभी ये फेस हो, कभी वो फेस हो। लास्ट लेक्चर में पता है आपको, मेरा 11 आवर मेरे रेट हुए थे, 2 बार 3 बार ऐसा हुआ। बट फिर भी मैं लगा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, तो आपको भी करना पड़ेगा, खूब मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो लास्ट राउंड पे इतनी ही बातें थी, आई थिंक समझ गए होंगे। बाकी बहुत अधिक मैं मोटिवेट कर दूंगा, घर जाके भूल जाए फिर कोई मतलब नहीं है। हाँ, मोटिवेशन अपनी जगह पे, आपके अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए। कंसिस्टेंसी ले आओगे, डिसिप्लिन ले आओगे, सक्सेस जरूर मिल जाएगी। मोटिवेट नहीं किया, हम दिल की बातें बताया। जो बच्चे मेरे से पढ़ रखे हो ना, 10th में जानते, जो मेरे को जानते हो, तो फील करोगे मेरे की बातें बताया हूँ। जानते हो कि बहुत सारी मेहनत करते थे, उनको जब 10th में पढ़ाता था तब भी मैं मेहनत करता था, वही मेहनत करता था, आज भी, आज कहीं ना कहीं मुझसे बहुत अधिक मेहनत करता हूँ। मेरा प्रॉब्लम प्रॉब्लम आती है जाती है,
कुचल कर आएंगी, परेशानी न करेंगी, कुछ परेशान नहीं करता, जो होता है कुछ सिखा के जाता है। मैं इसमें बहुत लड़कियों का एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, टाइम पे आप भी करोगे। एक्ट लाइक अ फाइटर, फाइट करते रहो, हार नहीं मानना, ठीक है। तो स्टार्ट करें आज का टॉपिक। तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है विपुल पांडे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की क्लास में। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो अरेज। इसमें हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, क्या कंटिन्यू करेंगे, डाइपोल मूवमेंट्स के बारे में। क्या कंटिन्यू करेंगे, डाइपोल मूवमेंट्स के बारे में। एक मिनट टाइम देना बेटा। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग डाइपोल मोमेंट को पढ़ेंगे, डाइपोल मोमेंट को कंप्लीट करेंगे और इसके साथ साथ दो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्ज जो बचे हुए हैं उन्हें समाप्त करेंगे और केमिकल प्रॉपर्टी पे जंप कर जाएंगे और स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पूरी जान लगा के पढ़ाऊंगा, पूरी जान लगा के पढ़ना, अच्छे से नोट बनाना, लिख लिख के रिवीजन करना, जो क्वेश्चन बोलूंगा प्रैक्टिस करते रहना। जितने क्वेश्चन कराऊंगा उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, मेंस नीट के क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे, बोर्ड के क्वेश्चन एकदम देखते ही बनेंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप लोगों ने देख ही रखा है, केमिस्ट्री को मैं कितना इजी बना सकता हूँ, साथ साथ लगे रहना, ठीक है बेटा। आ जाओ आ जाओ। सर ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है। आओ, एक बच्चा मेरे को कल कॉल करके बोल रहा था सर मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है, बहुत बेसिक वगैरह ये, तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एकदम जीरो से। सर सबसे पहले तो ये बताओ कि ये डाइपोल क्या होता है ना, डाइपोल क्या होता है। अच्छा, मुझे डाइपोल नहीं पता यार, आप बताता हूँ, अब बताता हूँ। जैसे देख तुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो पता होगा ना, तुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैं शॉर्ट फॉर्म में ईएल लिख देता हूँ, क्या तुझे ये तो पता होगा ना। तो बंदा बोलेगा हाँ मुझे पता है सर। मैं पूछूंगा क्या होता है, तो बोलेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो किसी एटम की क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। चलो एक एग्जांपल समझते हैं। अब देख मैंने यहां पे लिख दिया HF, क्या लिख दिया HF, ऐसा क्या लिख ली, हाइड्रोजन फ्लोराइड। सॉरी बेटा, ऐसा क्या बेटा, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब मैं तुझसे पूछता हूं कि बता हाइड्रोजन और फ्लोरीन में अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो बोलेगा कि सर इतना आसान क्वेश्चन पूछोगे, मैं तो झट से बता दूंगा कि फ्लोरीन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैं पूछूंगा कैसे तुझे पता, तो बंदा बोलेगा कि सर देखो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, उसके बाद है ऑक्सीजन, उसके बाद है नाइट्रोजन और उसके बाद है क्लोरीन। ये चार एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल के सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैं बोला बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत तगड़ी बात है। तो बंदा बोलेगा कि सर देखो इसका मतलब फ्लोरीन जो है सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैं बोला हाँ, तो उससे क्या होगा, तो बोलेगा अब चुप हो जाओ सब मैं बताता हूं। अगर फ्लोरीन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये जो बॉन्ड है, ये जो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन हुए होंगे, हाँ या ना। इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होगी, हाँ या ना। सर क्यों हुई होगी, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होगी, हाँ सही बात है। लेकिन फ्लोरीन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं उसको अपनी तरफ नहीं खींच लेगा। तो बच्चा बोलेगा कि सर बिल्कुल खींच लेगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं बॉन्ड में उसको फ्लोरीन अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, उसको फ्लोरीन क्या कर लेगा बेटा, अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ अधिक शिफ्ट हो जाएंगे तो क्या फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाँ या ना बोलो, तो बोलेगा कि सर बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ अधिक शिफ्ट हो गए हैं तो फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। सिंपल बात, अगर फ्लोरीन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया तो हाइड्रोजन पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। हो गया कि नहीं, हाँ सर हो गया। अब देखो ध्यान से, एक बंदा पॉजिटिव एक बंदा नेगेटिव, एक पोल क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज और एक पोल क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। तो क्या ये कंप्लीट बंदा एक डाइपोल नहीं बन गया। डाई मतलब दो, पोल मतलब देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, समझ गए। तो क्या हम लोग इसको एक डाइपोल नहीं बोल सकते हैं क्या, बोलो भैया, इतनी बतिया समझ में आई क्या, आसान सी बात थी। डाइपोल क्या होता है समझ गए, डाइपोल क्या होता है समझ गए, जिसके पास दो पोल वो है डाइपोल। सिंपल, समझ में आया बात, सब बिल्कुल समझ में आया, अच्छे से समझ में आया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इधर देखो ना, ये क्या है, डाइपोल है।
क्या ये डाइपोल है? तो अगर ये बेटा डाइपोल है, अगर ये डाइपोल है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, ये बॉन्ड पोलर होगा कि नॉन पोलर, पोलर होगा कि नॉन पोलर। तो अब बच्चा बोलेगा कि सर देखो इसके पास दो पोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, बॉन्ड के इस तरफ नेगेटिव पोल, बॉन्ड के इस तरफ पॉजिटिव पोल। इसका मतलब अगर बॉन्ड के दोनों तरफ पोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो क्या हम लोग इस बॉन्ड को पोलर नहीं बोल सकते हैं? क्या हम लोग इस बॉन्ड को पोलर नहीं बोल सकते हैं? देखो लाइट भी आ गई, इतना अच्छा बता दिया। क्या इस बॉन्ड को हम लोग पोलर नहीं बोल सकते हैं? तो बच्चा बोलेगा कि सर बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल आसानी से बोल सकते हैं, बहुत मस्त तरीके से बोल सकते हैं। अच्छा, तो डाइपोल क्या होता है समझ में आया? डाइपोल क्या होता है समझ में आया? हाँ, तो डाइपोल समझ में आ गया। अब बेटा अगली बात क्या है, अगली बात क्या है कि डाइपोल अगर है तो डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं ना। तो डाइपोल देखो, अगला कॉन्सेप्ट क्या आता है डाइपोल समझने के बाद, अगला कॉन्सेप्ट आता है डाइपोल मोमेंट का। किसका कॉन्सेप्ट आता है? डाइपोल मोमेंट का। डाइपोल मोमेंट का। अच्छा अच्छा अच्छा, समझो समझो सर। ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है सर? ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है? तो जब आप डाइपोल समझ गए ना, तो डाइपोल मोमेंट के लिए जो डेफिनेशन दिया गया है वो डेफिनेशन ये है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज, देखो ध्यान से, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज विथ बॉन्ड लेंथ, है ना। ये चार्ज और बॉन्ड लेंथ का क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट होता है। तो डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट बेसिकली प्रोडक्ट है किसका? चार्ज और बॉन्ड लेंथ का। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो सर डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या निकल के आया? डाइपोल मोमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। ये डाइपोल मोमेंट का हो गया सिंबल, इसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा बेटा? तो बोलोगे सर जो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ज। चार्ज को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं क्यों? इलेक्ट्रोस्टैटिक थोड़ा बहुत पढ़ लिया है ना, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लिया है ना, हाँ सर पढ़ लिया। तो चार्ज को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? क्यू। चार्ज का सिंबल क्या होता है? क्यू। और चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ को हम लोग डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो गया? क्यू इंटू डी। समझ में आया क्या होगा? क्यू इंटू डी। चलिए ये बात क्लियर है। एक मिनट रुकना, मतलब देख लो कैमरा में आ रहा है कि नहीं। ओह अभी ठीक है, समझ रहे बात, समझ रहे बात। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? Q इंटू डी। इतनी बातें क्लियर है क्या? इतनी बातें क्लियर है क्या? एक सेकेंड, हाँ इतनी बातें क्लियर है क्या बेटा? हाँ सर इतनी बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लो। नोट करने से पहले एक पॉइंट और लिख लो, ये जो डाइपोल मोमेंट होता है बेटा, ये जो डाइपोल मोमेंट होता है ना, ये जो डाइपोल मोमेंट होता है ना, ये क्या होता है? इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या क्लियर है मामला? क्या ये मामला क्लियर है? सिर्फ क्रिस्टल क्लियर है, आसान सी बातें हैं, मस्त सी बातें हैं। तो जल्दी छाप लो इसको, जल्दी छाप लो इसको। बात से समझ जाएगा। आ जाओ इधर, इधर से आगे का, कोई दिक्कत नहीं है, कर जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। खबर है अभी पढ़ते थोड़ा सा कंप्लीट करा देता हूँ ना, उसके बाद तुम्हारा क्लास स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? अनिक तो छुट्टी है स्कूल का, हो गया बेटा, हो गया बच्चा, हो गया बालक, हो गया मेरे बाबू कोना जादू कोना। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, ठीक? चलो मिटा दो, मिटा दो। चलो भैया मिटा देता हूं, है ना। वैसे तो कहता है बाबू सोना जादू सोना, अदरक में तो धनिया पुदीना अदरक मिर्चा।
चलो चलो, अच्छा अच्छा, फिर इसका मतलब जो डाइपोल मोमेंट है, कहीं ना कहीं अगर हमको चार्ज पता हो और हमको अगर बॉन्डमेंट पता हो और हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, डाइपोल मोमेंट। तो सर इसका मतलब हम लोग एक कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं कि जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है, हमारा जो म्यू होता है, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, तो बोल रहे कि चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या बात नहीं आया? इसका मतलब डाइपोल मोमेंट चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा अच्छा, अब बोल रहे हो कि इतनी बात नहीं है, डाइपोल मोमेंट जो है वो डिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं बोलूंगा बहुत सुंदर बात है, मैं बोलूंगा बहुत सुंदर बात है, बहुत बढ़िया बात है कि डाइपोल मोमेंट जो है चार्ज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डाइपोल मोमेंट जो डिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर हम लोग चार्ज बनाएंगे तब भी डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा, और अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तब भी डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा, तब भी डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा। बहुत समझदार हो गए यार, इतना समझदार कैसे हो गए हैं? अच्छा अच्छा, चलो चलो, लेकिन 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 अब यहां पे है एक कैच, अब यहां पे एक कैच है। सर वो कैच क्या है, वो कैच पकड़ना है ना। कैच ये है बेटा कि अगर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, है ना, अगर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चार्ज इज in organic chemistry charge is more dominating over चार्ज किससे डोमिनेट करता है, ओवर बॉन्ड लेंथ। अच्छा, इसका मतलब समझे, इसका मतलब समझी नहीं बुझा, इसका मतलब समझे नहीं बुझा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है ना तो हम लोग चार्ज को अधिक प्रायोरिटी देंगे एज कंपेयर टू बॉन्ड लेंथ। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल मैंने ले लिया RCl, एक ले लिया R, यहां पे ले लेता हूं पहले RF, यहां पे लेता हूं RCl, ये नहीं लेता हूं पहले, ये नहीं लेता हूं पहले, ये तो थोड़ा सा लास्ट। चलो चलो चलो, ये लेता हूं। सबसे पहले मैंने ले लिया HCl, है ना, HF ले लेता हूं ना पहले, HF, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI, है ना। अब मैं तुमसे क्या पूछता हूं कि बताओ इनमें सबसे अधिक डाइपोल मोमेंट किसका होगा, तो तुम क्या बोलोगे, किसे, इधर देखो, इधर देखो, हाइड्रोजन को करो कांस्टेंट, हाइड्रोजन समझते हैं ना, हाँ बेटा, हाइड्रोजन को करो कांस्टेंट, CH क्या हो रहा है, तो बोलोगे कि हाइड्रोजन चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे आयोडीन है, समझे क्या। CH क्या हो रहा है, हाइड्रोजन चेंज हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, हाइड्रोजन चेंज हो रहा है। अच्छा, तो एक बंदा ये भी बोलेगा कि जब हमें पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, वो है 17th ग्रुप। मैं बोला और अच्छी बात है, इतना सारी बातें आपको पता है, बोलेगा कि बहुत सारी बातें पता है, अभी आप तो जानते नहीं हो। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। अच्छा, तो मैं पूछूंगा कहना क्या चाहते हो, तो बंदा ये बोलेगा कि सर ऊपर से नीचे आऊंगा साइज बन जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। अच्छा, तो बोलेगा सर उसके अकॉर्डिंग तो ऑर्डर ये होना चाहिए, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है तो साइज बढ़ रहा है, और अगर साइज बढ़ रहा है तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, अच्छा साइज के यानी कि डिस्टेंस को भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बोलेगा कि सर ऑर्डर ये होना चाहिए। मैं बोलूंगा ना, मैं बोलूंगा ना, गलत, गलत, कांटा मार दो, झूठ बोलते हो सर, कैसे गलत हो गया, चीटिंग करते हैं, चीटिंग नहीं कर रहे हैं। हमेशा याद रखो कि केमिस्ट्री के टर्म में, हमेशा याद रखना कि केमिस्ट्री के टर्म में, किसके टर्म में बेटा, केमिस्ट्री के टर्म में एक बात एकदम दिल खोल के याद रखना कि सबसे अधिक प्रायोरिटी देते हैं चार्ज को। अब मुझे तुम ये बताओ, टॉप टू बॉटम आओगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टॉप टू बॉटम आओगे, तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा है ना,
हाँ तो डिक्रीज होगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज होगा तो जो हमारा चार्ज है वो भी तो डिक्रीज होगा, मास है। तो मैंने क्या बोला, मैं क्या बोला, केमिस्ट्री में अधिक प्रायोरिटी किसको देना बेटा, चार्ज को, अधिक प्रायोरिटी किसको देना, चार्ज को। अब तुमको पता है कि सबसे पहला इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन है, इसका मतलब सबसे अच्छा डेल्टा नेगेटिव चार्ज किसका होगा, क्लोरीन को होगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आएगा, बोलोगे कि इसमें सेकंड नंबर पे जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्लोरीन होगा, यानी कि सेकंड नंबर पे जो डेल्टा नेगेटिव आएगा वो, इसको डेल्टा गैस नेगेटिव बोलेगा, वो किसके आएगा, क्लोरीन पे आएगा। थर्ड नंबर पे बोलोगे कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ब्रोमीन, यानी कि डेल्टा डबल गैस नेगेटिव ब्रोमीन पे आएगा, और जो ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो थोड़ा सा क्लोरीन से कम होगा, इसका मतलब ब्रोमीन के ऊपर थोड़ा कम चार्ज क्लोरीन होगा। इतनी बातें क्लियर है, आपको बहुत क्लियर है। चौथे नंबर पे हमारा होगा आयोडीन, ट्रिपल डैश नेगेटिव कर देता हूं, तो बोलोगे कि यहाँ पे आयोडीन में सबसे कम चार्ज होगा। अच्छा अच्छा, तो आओ आगे देखते हैं। मुझे ये बताओ कि जो डेल्टा नेगेटिव है क्या इसकी वैल्यू सबसे अधिक होगी, जैसे बिल्कुल होगी। सेकंड नंबर पे डेल्टा डैश नेगेटिव, थर्ड नंबर पे डेल्टा डबल डैश नेगेटिव, और फोर्थ नंबर पे डेल्टा ट्रिपल डैश नेगेटिव। क्या क्लियर है मामला, क्या क्लियर है मामला, हाँ क्लियर है। इसका मतलब यहां से यहां आ रहे हैं तो चार्ज घट रहा है, और अगर चार्ज घट रहा है तो डायपोल में भी घटेगा। समझ में आया बात, समझ में आया बात। तो मैं यहां पे अगर लिख दूं ऑर्डर ऑफ डायपोल में, अगर मैं ऑर्डर ऑफ डायपोल में लिखना चाहूं, अगर मैं ऑर्डर ऑफ डायपोल में लिखना चाहूं तो क्या एच एफ सबसे अधिक, फिर एच सी एल, फिर एच बी आर, फिर एच आई। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्या डायपोल मोमेंट का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल जल्दी से। हो गया, हो गया, मिटा दो। हो गया, हो गया, मिटा दो, चलो चलो। तो हमें याद क्या रखना है सर, याद ये रखना है कि इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट इज डिसाइडेड बाय दी चार्ज, यानी कि जिसका चार्ज अधिक उसका डायपोल मोमेंट अधिक। तो क्या मैं ये लिख दूं, म्यू इज, यहाँ पे लिख दूं कि यहाँ पे म्यू होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चार्ज, यानी कि इस केस पे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। समझ गए बात, समझ गए बात। यहाँ पे कोई दिक्कत बोलोगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 1% दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मामला है। मैं बोल रहा हूँ आओ आगे चलते हैं, आओ आगे चलते हैं, और आगे और अच्छे से पढ़ते हैं। आओ आगे चलते हैं, आगे क्या है, मैं तुमसे बोलूंगा कि चलो आरसीएल, सॉरी आरएफ, आरसीएल, आरबीआर और आर आई, इन सब का डायपोल मोमेंट कंपेयर करो, इन सब का डायपोल मोमेंट कंपेयर करो, जो मेरे आपके पास करो कंपेयर, करो कंपेयर, करो कंपेयर। तो तुम क्या करोगे, देखो देखो हर जगह आर ग्रुप हमारा हो गया 6, आर ग्रुप क्या हो गया 6 से,
और उसके बाद अगर आर ग्रुप फेल हो गया तो हम लोग देखेंगे चार्ज तो बोलो में सबसे अधिक नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन पे होगा, उसके बाद क्लोरीन पे होगा, उसके बाद ब्रोमीन पे होगा, उसके बाद आयोडीन पे होगा। यानी कि सबसे अधिक नेगेटिव क्लोरीन होगा, उससे थोड़ा कम नेगेटिव क्लोरीन होगा, उससे थोड़ा कम नेगेटिव ब्रोमीन होगा और उससे थोड़ा कम नेगेटिव आयोडीन होगा। तो इनके अकॉर्डिंग जो डायपोल मोमेंट पावर होना चाहिए बोलोगे कि जो हमारा आर एफ है उसका डायपोल मोमेंट होना चाहिए सबसे अधिक, फिर आर सी होना चाहिए, फिर आर बी आर होना चाहिए, फिर आर आई होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ ये अच्छा बोलोगे कि सर हम लोग को तो चार्ज से भी देखना है डायपोल में, चार्ज से देखना है तो चार्ज जहां पे 10 खतरा है इसका मतलब डायपोल बोलो बिल्कुल ये ऑर्डर हो गया तो जल्दी से लिखो, बिल्कुल दो रशे पढ़ाई करो ठीक लिख लिया लिख लिया। धोखा करते हो सर, चीटिंग कर देते हो, पहले लिखवाते हो फिर करना मरवा देते हो, लिखवाया क्यों? यहाँ पे बेटा एक प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि जो हमारा आरसीएल है, जो हमारा आरसीएल है इसका डायपोल मोमेंट आर एच से अधिक होता है। उसके बाद का ऑर्डर सेम है आर बी आर और फिर आर आई सब कुछ सेम है, लेकिन जो एक्चुअल ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट है, एक्चुअल ऑर्डर इसका एक्चुअल ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट वो ये रहा। ये सर कहां से आया? ये बेटा एक्सपेरिमेंटल है। क्या है? एक्सपेरिमेंटल। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? ये एक एक्सपेरिमेंटल है, इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन कहीं है नहीं। तो आपको इसको तो क्यों बताया? क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बच्चे फंस जाते हैं, दोनों का यही आंसर, लेकिन ये एक्चुअल आंसर नहीं, एक्चुअल आंसर ये है, इसको आपको करना पड़ेगा, इसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। सर मेमोराइज क्या करना है? आसानी तो है, बस क्लोरीन को पहले कर दो, क्लोरीन को बाद में कर दो, बस दो नंबर को आपको रिजल्ट आगे पीछे कर, सिंपल। लिख लो जल्दी से, लिख लो जल्दी से। हो गया, हो गया बेटा, मिटा दो, चलो मिटा देता हूँ, चलो मिटा देता हूँ। अब आगे देखते हैं, क्या करते बेटा? आगे देखते हैं, आगे क्या देखना है? आगे क्या देखना है सर? अब सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है, कंपेयर डायपोल। हमें क्या करना है बेटा? डायपोल मोमेंट को क्या करना है? कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर करना है। ठीक है। ऑप्शन ए है CH2। मैं ये होप करता हूं कि आपने एक इंटरवल पढ़ा है, मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत हिंट दे सकता हूँ, हल्का हल्का हिंट दे सकता हूँ। अगर नहीं पढ़ा है आपने, आपको नहीं पता कि इंटरवॉल्यूम क्या है, तो आपने हमें क्या है करूंगा, मैं अभी से इंटरवॉल्यूम कराऊं या ऑर्गेनिक कनेक्ट करूं? रिवीजन करते रहो, जो डाउट है
पूछो जरूर भाई, तुम लोग पूछते थे समझ में नहीं आ रहा था, हमको उनके ऊपर से लग रहा था सर, और हमसे पढ़ा लेकर देख रहे थे तो हमको लगा कि तो ये है तो रिलीज करने चले गए पुलिस के। पूछोगे ना, नंबर है ना, पूछो। खत्म आदमी वाला काम बोलते हैं तुम लोग, ठीक है। तुमसे पूछा जाए तो पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या हो गया भैया, दूसरा ऑप्शन हो गया CH, CH3Cl हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या हो गया, तीसरा ऑप्शन हो गया CH2Cl2। चौथा ऑप्शन क्या हो गया, चौथा ऑप्शन हो गया CHCl3। पांचवा ऑप्शन क्या हो गया, CCl4। मैं पूछता हूं इनमें सबसे भी डायकोलोमेंट किसका होगा, सबसे कम डायकोलोमेंट किसका होगा, निकालो। तुमको जब भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले ना, सबसे पहले बनाओ इनका स्ट्रक्चर, सबसे पहले बनाओ इनका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन जो है इसके डायमेंशन में 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ सर, कार्बन ने चारों बॉन्ड बना रखे हैं। हाँ सर, कार्बन ने चारों बॉन्ड बना रखे हैं। इसका मतलब मैं डायरेक्ट मुंह को बोलता हूं, क्या हर जगह कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा? यहां पर भी कार्बन sp3, 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 क्योंकि हर जगह कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट है, तो हर जगह कार्बन sp3। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? तो बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब हर जगह कार्बन का जो स्ट्रक्चर आएगा वो क्या आएगा, टेट्राहेड्रल आएगा। चलो बनाओ CH4 का H H H H, है ना? हाँ, यहां पर बनाओ C, ये कर लिया Cl, ये कर लिया H, ये हो गया H, ये हो गया H। यहाँ पे बनाओ, कर लिया, फिर यहाँ पे C, यहाँ पे हो गया H, यहाँ पे हो गया H, यहाँ पे हो गया Cl, यहाँ पे हो गया Cl। यहाँ पे बनाओ तो बोलो सर, यहाँ पे हो गया C, यहाँ पे हो गया H, यहाँ पे हो गया Cl, यहाँ पे हो गया Cl, यहाँ पे हो गया Cl। यहाँ पे बनाओ तो बोलोगे हो गया C, Cl, 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 Cl। सारे स्ट्रक्चर बना लिए। हाँ सर, अब मैं तुमसे पूछता हूं कि बताओ इसमें रेगुलर टेट्राहेड्रल कौन है? तुम क्या बोलोगे? सर अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे कार्बन के साथ जितने भी टर्मिनल एटम है वो सभी सेम टाइप के हैं। कार्बन से जितने भी टर्मिनल एटम अटैच हैं वो सभी सेम टाइप के हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक रेगुलर टेट्राहेड्रल। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे आए तो यहाँ पर भी बोलोगे कि कार्बन के साथ जो भी टर्मिनल एटम अटैच है, इस स्ट्रक्चर पे भी कार्बन के साथ जो भी टर्मिनल एटम अटैच है वो सब सेम टाइप के हैं। इसका मतलब ये भी क्या हो गया हमारा रेगुलर टेट्राहेड्रल। क्लियर है बात बेटा? क्लियर है बात मेरे लल्ला? क्लियर है बात मेरे बेटा? इसका मतलब सर ऑप्शन ए और ऑप्शन ई ये दोनों रेगुलर टेट्राहेड्रल है ना, ये दोनों रेगुलर टेट्राहेड्रल है ना, तो ऑप्शन और एक पॉइंट लिखो, डाइपोल मोमेंट ऑफ रेगुलर स्ट्रक्चर इज ऑलवेज जीरो। यानी कि अगर स्ट्रक्चर का रेगुलर है उस केस में डाइपोल मोमेंट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। ये पॉइंट लिखो पहले, ये पॉइंट लिखो। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑप्शन ए है इसका जो हमारा डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो होगा, और जो हमारा ऑप्शन ई है इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो भी होगा जीरो। कोई दिक्कत, कोई समसानी आओ, कोई समस्या, कोई परेशानी, अलग अलग शब्द निकल रहा है ना, से जल्दी लिखो। शमशान घाट के मुद्दों जल्दी लिखो। लिख लिया? इतना बात समझ गया कि अगर स्ट्रक्चर रेगुलर
है उसका डायपोल मोमेंट 0 होगा। तो रेगुलर स्ट्रक्चर ये है, रेगुलर स्ट्रक्चर ये है। सर ये तो रेगुलर क्यों नहीं है, आओ हम जाते हैं। क्योंकि ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, यहाँ पे जितने भी टर्मिनल एटम प्रेजेंट है सारे टर्मिनल एटम सेम टाइप के नहीं है। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन तो सेम टाइप के हैं, लेकिन क्लोरीन हो गया डिफरेंट, क्लोरीन हो गया डिफरेंट, तो क्या ये रेगुलर स्ट्रक्चर हुआ? नहीं सर। यहाँ पर तो देखो 2 हाइड्रोजन सेम टाइप के हैं, 2 क्लोरीन सेम टाइप के, यानी कि सारे टर्मिनल एटम एक टाइप के हैं क्या? नहीं है। इसका मतलब इसका भी डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। यहाँ पे बोलोगे कि सर यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है 3 क्लोरीन है, यहाँ पर तो सारे टर्मिनल एटम सेम नहीं है। इसका मतलब इसका मतलब बी, सी और डी ये रेगुलर स्ट्रक्चर है क्या? तो बोलोगे कि सर रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं है। अच्छा, तो अब एक चन्नू खड़ा होगा, बोलेगा कि सर अभी तो आपने सॉरी बेटा यार, इस बार फिर से वही चीज हुआ कि ये यार कि मैं पढ़ा रहा था, लेकिन फिर से भाई तंग आ गया हूँ, मैं तंग आ गया हूँ। बट ठीक है, कोई नहीं, ज़्यादा इस पर नुकसान नहीं हुआ। तो इन चीज़ों को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, डायपोल मोमेंट से। तुमको क्या बोला हुआ है कि कंपेयर करो डायपोल मोमेंट किसके बीच में? CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CH3 और CCl4, इन सभी काम में क्या बोला हुआ है? डायपोल मोमेंट को कंपेयर करने के लिए बोला हुआ है। ठीक बात है? हाँ सर, बिल्कुल ठीक बात है। तो सबसे पहला काम क्या करना? सबसे पहला काम आपको ये करना है कि सबका बना लो स्ट्रक्चर। सबका क्या ड्रा कर लो? स्ट्रक्चर। तो CH4 का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, देखो सब आपको पता है ना, स्ट्रक्चर ड्रा करने से पहले हम तो सबसे पहले सबका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो ये बंदा भी sp3, ये कार्बन भी, देखो एक कार्बन जो है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ सर, इसका मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। सर बिल्कुल सही बात है। तो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, सभी कार्बन 4 बॉन्ड बना रखे हैं कि नहीं? बोलोगे कि सर सभी कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं। मैं बोलूंगा अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं बोलूंगा बहुत अच्छी बात है। अब जब सभी कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं बेटा, इसका मतलब सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आ जाएगा? sp3। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा? टेट्राहेड्रल। कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। तो सारे स्ट्रक्चर्स को बना लिया, ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल। लेकिन ध्यान दो, जो ये वाला स्ट्रक्चर है बेटा, यहाँ पे कार्बन एटम हो गया, यहाँ पर ये कार्बन एटम हो गया। हाँ सर हो गया। कार्बन एटम से अटैच जितने भी टर्मिनल एटम हैं, क्या वो सभी सेम हैं? बोलो। यहाँ पे कार्बन से अटैच
यहाँ पर कार्बन से अटैच्ड जितने भी टर्मिनल एटम हैं, क्या वो सभी टर्मिनल एटम सेम नहीं है क्या? तो बोलोगे कि सर सभी के सभी टर्मिनल एटम सेम है। और अगर बेटा सभी टर्मिनल एटम सेम होते हैं, उस केस में क्या करते हैं, उस केस में क्या कहते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो रेगुलर टेट्राहेड्रल है। अगर सभी टर्मिनल एटम सेम हो जाए तो जो स्ट्रक्चर बन के आएगा वो क्या होगा, रेगुलर टेट्राहेड्रल होगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर क्रिस्टल क्लियर है। तो तुम क्या बोलोगे कि सर देखो, अगर हम लोग इस ऑप्शन को ध्यान से देखें तो इस कार्बन से अटैच जितने भी हाइड्रोजन है सभी सेम है। इसका मतलब इस कार्बन के जितने भी टर्मिनल एटम है सभी सेम है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया एक हमारा रेगुलर टेट्राहेड्रल। सही बात है? हाँ सर बिल्कुल सही बात है। आओ दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। अब हम लोग ई वाले ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, सर यहाँ पर भी कार्बन से अटैच जितने भी टर्मिनल एटम है वो सभी क्लोरीन है और सब आपस में सेम है। तो कार्बन से अटैच सारे टर्मिनल एटम आपस में सेम है। लास्ट वाले ऑप्शन में भी कार्बन से अटैच सभी टर्मिनल एटम आपस में क्या है, सेम है। और अगर कार्बन से अटैच सभी टर्मिनल एटम आपस में सेम है तो ये भी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये भी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बेटा, रेगुलर टेट्राहेड्रल। क्या हो जाएगा, रेगुलर टेट्राहेड्रल। अच्छा, इतनी बातें समझ गए? हाँ सर ये बातें समझ गए। तो अब आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो डाइपोल मोमेंट होता है रेगुलर टेट्राहेड्रल का वो हमेशा क्या होता है, जीरो। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ रेगुलर स्ट्रक्चर क्या होते हैं, अगर स्ट्रक्चर रेगुलर है तो डाइपोल मोमेंट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। डाइपोल मोमेंट हमेशा क्या होगा बेटा, जीरो होगा। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ रेगुलर स्ट्रक्चर इज ऑलवेज जीरो। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर क्रिस्टल क्लियर है। हाँ सर क्रिस्टल क्लियर है। अब बंदा बोलेगा सर इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन ई इन दोनों का डाइपोल मोमेंट तो जीरो हो गया। ऑप्शन ए और ऑप्शन ई इन दोनों का डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। तो बंदा बोलेगा अक्सर इसका मतलब ये हो गया कि डाइपोल मोमेंट जो है वो जो ए है और ई है, ऑप्शन ए है और जो ऑप्शन ई है इनका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इनका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा। क्या क्लियर है मामला? क्या क्लियर है मामला? जैसे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मामला है। अच्छा, एक चंगू खड़ा होगा चंगू, और चंगू बोलेगा कि सर ये बताओ ए और ई का तो सॉल्व करवा दिया आपने, ए का और ई का तो आपने सॉल्व करवा दिया, ये है बी, ये है सी, ये है डी, इनका क्या करें? क्या ये स्ट्रक्चर रेगुलर है? मैं बोलूंगा आओ देखते हैं। देखो यहां पर एक क्लोरीन अटैच हो गया, बाकी 3 हाइड्रोजन अटैच हो गया। क्या सभी टर्मिनल एटम आपस में सेम है क्या? तो बोलोगे कि सर सभी टर्मिनल एटम आपस में सेम नहीं है, एक क्लोरीन है 3 हाइड्रोजन है। अच्छा यहाँ पे आओ, यहाँ पर भी बोलोगे कि सर यहाँ पर देखो 2 क्लोरीन है और 2 हाइड्रोजन है, यानी कि यहाँ पर भी सभी टर्मिनल एटम आपस में सेम नहीं है। यहाँ पे आओ, बोलोगे कि सर यहाँ पे 3 क्लोरीन है 1 हाइड्रोजन है, यानी कि यहाँ पर भी सभी टर्मिनल एटम आपस में सेम नहीं है। तो अगर स्ट्रक्चर में सभी टर्मिनल एटम आपस में सेम नहीं होते हैं तो वो स्ट्रक्चर रेगुलर नहीं होता। क्लियर है मामला? क्या ये सारी बातें अच्छे से समझ गए आप? क्या ये सारी बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है? क्या दिल तक गई, दिमाग में घुस गई, इमेजिन हो गया? हाँ या ना? अगर समझ में आ गया तो आप ये बात तो समझ चुके हो कि ये जो 3 स्ट्रक्चर हैं ये रेगुलर नहीं है। और अगर ये 3 स्ट्रक्चर रेगुलर नहीं है तो इनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। तो सर अब कंपेयर कैसे करें? तो इसके लिए एक नया रूल निकल के आता है। वो नया रूल क्या है? इफ द टर्मिनल एटम, है ना, या फिर लिखो नया रूल क्या है? इफ द स्ट्रक्चर इज नॉट रेगुलर, अगर स्ट्रक्चर रेगुलर न हो उस केस में देन डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि अगर स्ट्रक्चर रेगुलर नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो डाइपोल मोमेंट किसका अधिक होगा? जिसके पास अधिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। यानी कि इसके पास अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर 1 2 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 1 और 2, और यहाँ पर बोलोगे कि सर यहाँ पर सिर्फ 1 हाइड्रोजन है। अच्छा, इसका मतलब अब हम लोग क्या देखेंगे? जिसके पास अधिक हाइड्रोजन उसका डाइपोल मोमेंट सबसे अधिक। इसका मतलब अगर हम लोग डाइपोल मोमेंट का फाइनल ऑर्डर लिखें, अगर हम लोग फाइनल ऑर्डर ऑफ
अगर हम लोग फाइनल ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट लिखें, इसका मतलब अगर हम लोग फाइनल ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट लिखें तो क्या हो जाएगा मेरे बेटे, वो क्या हो जाएगा मेरे बेटे, बोलोगे कि सर देखो जो ऑप्शन ए है और जो ऑप्शन ई है इन दोनों का तो है 0, इसका मतलब इनको ए और ई को कर दो लास्ट में, ए इक्वल टू ई, है ना, यानी कि इनका डाइपोल मोमेंट सबसे कम। उसके बाद क्या बोलोगे, उसके बाद बोलोगे कि सर जिसके पास सबसे अधिक हाइड्रोजन वो सबसे टॉप पे, तो सबसे अधिक हाइड्रोजन किसके पास है, तो बोलोगे कि जो बी ऑप्शन है उसके पास सबसे अधिक हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब बी हो गया हमारा सबसे टॉप पे, इसका मतलब बी हो गया हमारा सबसे टॉप पे। उसके बाद क्या बोलोगे कि सर सेकंड नंबर पे ऑप्शन सी के पास सबसे अधिक हाइड्रोजन है, तो सेकंड नंबर पे आ गया ऑप्शन सी। उसके बाद क्या बोलोगे, उसके बाद बोलोगे कि सर डी नंबर पे सबसे अधिक हाइड्रोजन है, तो डी नंबर उसके बाद आ गया। ये हो गया हमारा ऑर्डर किसका, डाइपोल मोमेंट का। क्या दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है, क्या फील हो रहा है, दिल तक बातें जा रही है क्या? अगर जा रही है तो जल्दी से लिखो इसको और मेमोराइज करके सबसे ऊपर हो जाओ, मेमोराइज करके सबसे ऊपर हो जाओ। यार ये ईयरबड लगा लिया, इसका आवाज तो आ रहा होगा, पॉज करके एक बार चेक कर लें, एक बार चेक कर लेते हैं। हो गया बेटा, समझ में आई सारी बातें, लिख लिया, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, 2 मिनट टाइम है। प्रॉब्लम्स विल कम एंड गो, तो चिल मेरे भाई, चिल मार, स्प्राइट अटैक, ठंड रख। जब मैं खड़ा खड़ा थक जाता हूँ ना, यहाँ पे एक उसका जुगाड़ करने को तो अच्छा लगता है, टेबल का बैठने के लिए, समझ रहे हो, चाहे कोई शुरू से लेते हैं जाके दोस्तों टेबल रखते हैं छोटा वाला बैठने के लिए, यहाँ पे खड़ा खड़ा थक जाएगा। हो गया बेटा, आगे से निकल जाओ। हो गया, मिटाओ मिटाओ, चलो बताओ यार, इतना तुम लोगों को मैं आज मोटिवेट किया था, इतना सब कुछ, इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बताई थी, माइक का चक्कर, मौत का चक्कर। अभी ना जो ऑनलाइन ट्यूटर्स होते हैं उनके लिए इज्जत बढ़ गई मेरी नज़रों में, हालांकि वो सब इतने महंगे महंगे माइक वगैरह रखे जाते हैं, ठीक है, बट उनकी इज्जत मेरी नज़रों में बढ़ गई। उनके साथ में सेम प्रॉब्लम होते होंगे यार, एक ही चीज को मतलब मैं डाइपोल मेरे को 6 बार से पढ़ाया जा रहा हूँ, ये साला खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन आज खत्म करके मानूंगा, आज इसको खत्म करके ही मानूंगा। तो यहाँ तक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो अब देखो तुमको डाइपोल मोमेंट कंपेयर करने के लिए बोल दे, तो तुम क्या करना, क्या सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, जिसका स्ट्रक्चर रेगुलर है। मैं दिख तो रहा हूं ना कैमरे में दिख तो रहा हूं ना मैं, जिसका स्ट्रक्चर बेटा रेगुलर है ना, क्या जिसका स्ट्रक्चर रेगुलर है ना बेटा, उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0। और जिसका स्ट्रक्चर रेगुलर नहीं है वहां पे हम लोग चेक करेंगे किसके पास अधिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, जिसके पास अधिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन उसका डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम। क्लियर है मामला, समझ गए, बुझ गए, तो आगे बढ़े। चलो एक क्वेश्चन लिखो, क्या करो, एक क्वेश्चन लिखो। मैं फिर से बोल रहा हूं, जब मैं फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म कर दूंगा, मैं सीधे बोलूंगा हिमांशु पांडे लगाओ, मैं चौहान लगाओ, कोई किताब लगाओ, एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो कॉपी से बाहर का, सारे क्वेश्चन यहीं से होंगे और अच्छे से हो जाएंगे। ब्राइटनेस वगैरह अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लियो ना उसका। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन व्हाई डाइपोल मोमेंट को मैं म्यू लिख देता हूं, म्यू ऑफ बेंजाइल क्लोराइड इज लेस देन
इज लेस देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। है ना, है ना, है ना। तुमसे क्या बोला है कि बताओ बेंजाइल क्लोराइड का जो डाइपोल मोमेंट है वो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से कम क्यों है, एक्सप्लेन करो। एक बार बेटा आप दिमाग लगा लो 1 मिनट, उसके बाद में मैं बताता हूं। 1 मिनट आप दिमाग लगा लो। बताऊं बताऊं, चलो बताता हूं। सबसे पहले ड्रॉ करो स्ट्रक्चर। क्या बेंजाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर यही होगा? बेंजाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या बेटा यही होगा? हाँ सर बिल्कुल यही होगा। साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या यही होगा? यस सर बिल्कुल यही होगा। ये हो गया साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, ये हो गया बेंजाइल क्लोराइड। एक लास्ट बात बोल रहा हूं कि जो नॉमेनक्लेचर है उसको मैं सेपरेटली लास्ट नहीं कराऊंगा रिवीजन की तरह। अब बाकी जिसको नॉमेनक्लेचर बिल्कुल नहीं आता वो क्या करेगा, 11th में नॉमेनक्लेचर पढ़ा रहा हूं 11th क्लास को, उसको देखते रहो, उसको देखते रहो। ठीक है। अब आओ इसका डाइपोल मोमेंट जो है, इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो कम है किससे? इससे। इसका डाइपोल मोमेंट इससे कम है। काहे कम है? और रीजन सबसे पहली बात ये बताओ क्या क्लोरीन के पास लोन पेयर होगा, हाँ या ना? हाँ सर बिल्कुल होगा। क्या यहां भी क्लोरीन के पास लोन पेयर होगा, हाँ या ना? हाँ सर बिल्कुल होगा। अच्छा, क्या यहां पे अगर हम लोग इसको ध्यान से बनाएं क्या यही सिस्टम होगा? हाँ सर बिल्कुल यही सिस्टम होगा। लोन पेयर सिग्मा पाई, क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो जाएगी? क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा? हाँ सर रेजोनेंस हो जाएगा। हाँ सर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे एक हीट्रो एटम लोन पेयर, ये जो हीट्रो एटम है ना वो लोन पेयर डोनेट करके रेजोनेंस करेगा। यहाँ पर एक हीट्रो एटम लोन पेयर को डोनेट करके रेजोनेंस करेगा, इस वजह से यहाँ पे क्या होगा? +m वाला रेजोनेंस होगा। क्या होगा? m वाला रेजोनेंस होगा। समझ में आया बात? हाँ सर बिल्कुल समझ में आया बात। तो मुझे ये बताओ रेजोनेंस होने की वजह से जब हम लोग इसका लास्ट में रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, तो हमारा जो स्ट्रक्चर दिखेगा, क्या वो कुछ ऐसा सिमिलर सा नहीं दिखेगा बेटा? हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही सिमिलर सा दिखेगा। इसका मतलब क्या? क्लोरीन और इस कार्बन के बीच में एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आ गया? अरे रेजोनेंस करने आता है ना यार, सिखाया था, गला फाड़ के सिखाया था, आता है ना? हाँ सर रेजोनेंस करने आता है। अब मुझे ये बताओ कि इस रेजोनेंस की वजह से क्या इस क्लोरीन और इस कार्बन के बीच में एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा क्या? हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। तो अब मुझे बताओ कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, क्या जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा? बोलोगे कि सर ट्रिपल बॉन्ड सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड। अब देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ ये हो गया। सबसे छोटा बॉन्ड कौन होता है? तो बोलोगे कि सर जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं, डबल बॉन्ड उससे थोड़े बड़े होते हैं और सिंगल बॉन्ड सबसे बड़े होते हैं। समझ गए बात? हाँ सर। तो अब मुझे ये बात बताओ कि यहाँ पे अब जब ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, यहाँ पर जब ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के आने की वजह से क्या बॉन्ड लेंथ जो है हमारा बॉन्ड लेंथ है, क्या वो डिक्रीज कर जाएगा कि नहीं? हाँ सर। इस पार्शियल डबल बॉन्ड के आने की वजह से क्या ये बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा? हाँ या ना बोलो सर बिल्कुल ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अच्छा तो अब तुमको एक बात पता है कि जो म्यू होता है कहीं ना कहीं क्या होता है? Q × D
यही होता है ना? हाँ सर। तो अगर डी कम हुआ, तो म्यू भी तो कम होगा। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? आई होप ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। लिख लिया? इतना लिख लिया? आओ एक चीज और देखते हैं, इतनी बातें तो समझ में आई ना बेटा? इतनी बातें तो समझ में आई ना बेटा? अच्छे से समझ में आई ना? हाँ सर अच्छे से समझ में आई। आओ एक चीज और देखते हैं, एक बंदा बोलेगा अभी खड़ा होके एक लड़का बोलेगा कि सर आपने एक बात बोला था कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें हम लोग चार्ज को अधिक प्रायोरिटी देंगे बॉन्ड लेंथ से। उससे भी तो कुछ बता के दिखाओ। मैं बोलूंगा आओ बताता हूं। चलो पहला क्या समझ में आया कि पार्शियल डबल बॉन्ड आने की वजह से बॉन्ड लेंथ घट गया, जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा कम हो गया। दूसरा केस क्या क्लोरीन एक प्लस एम ग्रुप होता है? बोलो, क्या क्लोरीन एक प्लस एम ग्रुप होता है? ये सब 11th में जो बंदा जीओसी पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा उसको कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। और जो पढ़ा ही नहीं है वो क्या पढ़ा रहे हो सर, दिमाग खराब कर रहे हो। एक्सप्रेशन सेम है, बात सेम है, लेकिन एक वाओ क्या पढ़ा रहे हो और एक क्या पढ़ा रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो बात को? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि क्लोरीन जो है क्या ये एक प्लस एम ग्रुप है कि नहीं? हाँ या ना बोलो। तो बोलोगे कि सर बिल्कुल क्लोरीन एक प्लस एम ग्रुप है। इसका बैटरी बैकअप कितना है? 4 घंटे चल जाएगा ना? क्या ये क्लोरीन एक प्लस एम ग्रुप है कि नहीं? हाँ सर प्लस एम ग्रुप है। इसका मतलब क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना चाहेगा। इसका मतलब अगर क्लोरीन एक प्लस एम ग्रुप है, इसका मतलब क्लोरीन कार्बन के तरफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके रेजोनेंस करना चाहेगा। हाँ या ना? ये सर बिल्कुल करना चाहेगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि क्लोरीन जो है, ये जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है। वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है। तो सर इससे क्या होगा? मानता हूं यहां से यहां ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके रेजोनेंस करना चाहेगा, लेकिन ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच भी तो रहा होगा। हाँ या ना? कार्बन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच भी तो रहा होगा। हाँ या ना? सर नहीं समझे थोड़ा सा। आओ समझाता हूं। समझो। ये देखो ये है स्ट्रक्चर, है ना? ये है स्ट्रक्चर, ये रहा क्लोरीन एक प्लस एम ग्रुप है। हाँ सर क्लोरीन एक प्लस एम ग्रुप है। क्लोरीन ने इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया रेजोनेंस के लिए, तो क्या हो गया? सबसे पहले ये हो गया, है ना? यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड Cl हो गया, और ये हो गया यहाँ पे। अब जब देखो इसको मैं ऐसे बनाता हूं ना, तो जब ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, जब ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर इस कार्बन पे चला जाएगा। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव लोन पेयर के साथ, और ये रेजोनेंस करने आता है ना? हाँ सर बिल्कुल आता है। तो अब मुझे बताओ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया, यानी कि क्लोरीन ने यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो किया, लेकिन उसके बाद इसका मतलब क्लोरीन पे कुछ पॉजिटिव चार्ज मान लेता हूं मैं, आगे डेल्टा पॉजिटिव, लेकिन क्लोरीन एक अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इन दोनों बॉन्ड से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ भी कर रहा होगा। हाँ या ना? क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इन दोनों बॉन्ड से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ भी कर रहा होगा, अपनी तरफ खींच भी रहा होगा। हाँ या ना? ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं हुआ तो पूछोगे ना, ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो प्लस एम के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला काम भी करेगा। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अच्छा। इधर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पॉजिटिव आ रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो नेगेटिव आ रहा है। तो क्या देने और खींचने दोनों काम को जब ये एक साथ करेगा, तो जो नेट चार्ज है किसके ऊपर? क्लोरीन के ऊपर, क्या वो नेट चार्ज डिक्रीज कर जाएगा? हाँ या ना? क्या ये नेट चार्ज डिक्रीज कर जाएगा? हाँ या ना? सर बिल्कुल कर जाएगा।
अब अगर ये नेट चार्ज डिक्रीज हो गया तो ध्यान दो, यहाँ पे चार्ज भी कम, बॉन्ड लेंथ भी कम, तो डायपोल मोमेंट बहुत कम, डायपोल मोमेंट बहुत कम। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि जो आपका साइक्लोहेक्साइड सॉरी आपका जो बेंजाइल क्लोराइड था, आपका जो बेंजाइल क्लोराइड था उसका डायपोल मोमेंट कम कैसे है, ये बात क्लियर हुई? हाँ सर बिल्कुल क्लियर हुई। इस पे आते हैं, इसके आते हैं, इससे आते हैं। क्या यहाँ पे रेजोनेंस की कोई भी पॉसिबिलिटी दिख रही है? क्या इस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस की कोई भी पॉसिबिलिटी दिख रही है क्या? तो आप बोल लोगे कि सर रेजोनेंस की 0% पॉसिबिलिटी है, रेजोनेंस की 0% पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब रेजोनेंस तो नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा। अब अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो क्लोरीन क्या करेगा? बोलोगे कि सर क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, एक बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं उसको बस अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि जो क्लोरीन है यहाँ पे बस माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट शो करेगा, जिसकी वजह से क्लोरीन पे सीधे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लोरीन पे चार्ज आ गया, क्लोरीन पे चार्ज आ गया। इस केस में अगर हम लोग डायपोल मोमेंट निकालें तो यहाँ पे चार्ज भी बढ़ गया और जो बॉन्ड लेंथ है वो भी इन दोनों से अधिक है। यहाँ पे चार्ज भी बढ़ गया, अगर हम लोग इसका डायपोल मोमेंट निकाले तो क्लोरीन का चार्ज भी बढ़ गया और क्लोरीन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो इससे अधिक है, दोनों अधिक है। तो क्या इस बंदे का जो डायपोल मोमेंट होगा, इस बंदे का जो डायपोल मोमेंट होगा बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? फील हुआ क्या? अच्छे से समझ में आया क्या? अगर अच्छे से समझ में आया तो ताली मारो और जल्दी से इतना लिखो। फिर मैं इन सारी बातों को जो बोल के समझाया हूं उसको लिख देता हूं ताकि छपौड़ो इन द हाउस बन जाओ जल्दी। सच बताना यार, क्लियर हुआ? बताना जरूर, नहीं बताया तो समझ लो मैं एक ऐसा सिस्टम ढूंढ रहा हूँ, ऐसा टेक्नोलॉजिया बना रहा हूँ ना कि जिससे मैं फट से यहाँ से वहां पहुंच जाऊँ, जैसे देवताओं की तरह, नारद मुनि की तरह, यहाँ है अभी, यहाँ से गायब होकर सीधे वहां। क्यों रे, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखो हो गया, मिटा दूं? कितना लिखते हो यार, इतना धीरे धीरे लिखते हो तुम लोग। अरे बड़े हो जाओ यार, कब तक छोटे बच्चे बने रहोगे कि चल लिखे जा रहे हैं, आधे घंटे से हो ही नहीं रहा है। फास्ट लिखा करो थोड़ा, पागल। कितना धीरे लिखोगे यार, मिटा के खाली कर देंगे, कितना टाइम दिया जाएगा तुमको? लिखते रहो सर, हम लिखे जा रहे हैं। अरे मैं लिखने के लिए टाइम दिया 1 सेकंड में हो जाना चाहिए, हाथ तेज तेज चलाओ, है ना? हे हाथ में देखो ठाकुर, ये वाला काम करो, धीरे धीरे लिखे जाते हैं। अच्छा अब क्या करना है? अब क्या करना है? स्टेटमेंट लिखवाना है। क्या करना है बेटा? स्टेटमेंट लिखवाना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? फॉर बेंजाइल क्लोराइड। स्टेटमेंट लिखो फॉर, बोर्ड में कैसे लिखना है? जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे बोर्ड में लिखना है, अच्छे से रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, लिखने का मैनर सुधारना है और टॉप 100 में आना है। टॉप 100 नहीं यार, टॉप 10 में आना है। मैं क्या मतलब जोर जोर से निकल जाता है, माफ करना। टॉप 10 में आना है, ठीक है। फॉर बेंजाइल क्लोराइड। यार देखो मेरा लिखने का मन नहीं कर रहा है, मैं अभी लिखूंगा, फिर तुम लोग छापोगे, टाइम जाएगा। इससे अच्छा मैं बोल देता हूं, आप लोग लिखो। मैं बोल देता हूं, आप लोग लिखो, है ना? मैं बोल रहा हूं, तुम लोग लिखना शुरू करो। लिखो इन केस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड। लिखो इन केस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड। लिखो इन केस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड। इन केस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड, chlorine is a plus M group. Chlorine is a plus M group. Chlorine is a plus M group. Therefore, resonance happen. Therefore, resonance happen. Resonance happen. क्लोरीन एक प्लस M ग्रुप है, इसके वजह से क्या हो जाएगा? रेजोनेंस हो जाएगा ड्यू टू प्लस M इफेक्ट। ड्यू टू प्लस M इफेक्ट
कौन सा रेजोनेंस होगा? प्लस m इफेक्ट वाला रेजोनेंस होगा। अच्छा अच्छा, तो फिर से बोलता हूं, क्लोरीन इज अ प्लस m ग्रुप, है ना, क्लोरीन इज अ प्लस m ग्रुप, therefore resonance happen due to plus m effect, hence in the resonance hybrid of benzyl chloride, hence in the resonance hybrid, जल्दी जल्दी लिखो, hence in the resonance hybrid of benzyl chloride, hence in the resonance hybrid of the benzyl chloride, there is a partial double bond character develop, there is a partial double bond character develop between chlorine and carbon atom, है ना, बहुत अच्छी बात है। आगे लिखो, अगला पॉइंट लिखो, खत्म कर दो वहां पे, नेक्स्ट लाइन पे आओ। नेक्स्ट लाइन ये लिखो, we know that resonance hybrid is considered as the real structure, ये बात भी क्लियर है। we know that resonance hybrid is considered as the real structure, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, order of bond length, अगला पॉइंट लिखो, order of bond length। अब जब ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ लिखोगे तो क्या लिखोगे? सिंगल बॉन्ड जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा, उसके बाद डबल बॉन्ड और सबसे छोटा ट्रिपल बॉन्ड। ये किसका ऑर्डर हो गया? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो गया। किसका ऑर्डर हो गया बेटा? ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है? सर क्रिस्टल क्लियर है। जल्दी लिखो इसको। अच्छा, ये हो गया। हाँ सर, हो गया। अगला पॉइंट लिखो। Due to the partial double bond creation between due to the partial double bond arise between carbon and chlorine due to the partial double bond arise between carbon and chlorine decreases the bond length, है ना, decreases the bond length। ये हो गया। आगे देखो, if bond length get decreases then dipole moment also decreases, if bond length get decreases उसके आगे क्या लिखोगे? if bond length get decreases then dipole moment also decreases। क्या ये मामला भी क्लियर है? if bond length get decreases then dipole moment also decreases। क्या ये मामला भी क्लियर है? सर बिल्कुल क्लियर है। इसको भी जल्दी से लिखो। ऐसा क्यों होता है? तो बीच में if bond length get decreases then dipole moment also decreases, ब्रैकेट में लिख लेना mu equal to q into d। समझ में आया? पहला सब क्लियर हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब सेकंड, ये पहला रीजन तो ये हो गया पूरा। अब रीजन 2 लिखो। बोलूं रीजन 2 बोलूं? हाँ सर बोलूं। चलो, रीजन 2 ये है कि as chlorine is a plus m group, that is why chlorine wants to, as chlorine is a plus m group, that is why chlorine wants to send electron from chlorine to carbon, है ना? हाँ सर। but chlorine is an electronegative element also। सही बात है? हाँ सर। therefore chlorine also want
chlorine also want to attract the electron from carbon to chlorine. Chlorine also want to attract the electron from carbon to chlorine. क्या ये बात भी क्लियर है? हाँ सर, ये बात भी क्लियर है. Chlorine also want to attract the electron from carbon to chlorine. Chlorine एक अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो कार्बन से क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचना भी चाहेगा, प्लस एम ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को देना भी चाहेगा. तो ये देने और लेने, क्या देने और लेने, देने और लेने, इन दोनों प्रोसेस होने के, ये दोनों प्रोसेस साथ साथ होने लगते हैं ना, तो लिखो बिकॉज ऑफ दिस टू साइमल्टेनियस प्रोसेस, because of these two simultaneous process, because of these two simultaneous process, net charge over chlorine also decreases. लिखो net charge over chlorine also decreases. लिखो net charge over chlorine also decreases. लिखो 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 आगे लिखो hence dipole moment also decreases. hence dipole moment also decreases. समझ में आ गया? तो डायपोल मोमेंट दो वजह से कम होते हैं. तो अगला तो सबसे लास्ट पॉइंट लिख लो, दैट इज व्हाई डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन is very less than dipole moment of cyclohexyl chloride. है ना? अब हेडिंग डालो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, उसका लिखवाता हूं रीजन. अब हेडिंग डालो, ये देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है शायद, है ना, मतलब बोर्ड का क्वेश्चन है, किसी बोर्ड किताब में देखा था, मैं ये किसी बोर्ड की किताब में देखा तो ध्यान देना है ना. अब आप अगला हेडिंग डालो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड. क्या हेडिंग डालोगे? साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड. क्या हेडिंग डालोगे? साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड. ठीक है, चलो बोलो. In case of cyclohexyl chloride, there is no resonance. Therefore, in case of cyclohexyl chloride, there is no resonance. In case of cyclohexyl chloride, there is no resonance. Therefore, no partial bond character develop. Only electronegativity effect happens. ठीक है, फिर से बोलता हूँ. In case of cyclohexyl chloride, there is no resonance take place. Therefore, only electronegativity effects will happen. Hence, charge over chlorine increases. Charge over chlorine या फिर molecule increases. Therefore, dipole moment increases. समझ में आया? डायपोल मोमेंट इंक्रीजेस. क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर, ये बात बिल्कुल क्लियर है. अगला पॉइंट लिखो. As there is no resonance take place, hence there is no partial bond develop also. Hence there is no partial bond develop also. ये बात भी क्लियर हो गया? हाँ सर, ये बात भी क्लियर हो गया. तो अगर partial bond develop नहीं हुआ, therefore bond length also get increases. Hence dipole moment of cyclohexyl chloride is very more than the cyclobenzene. समझ में आया बात? Then the chlorobenzene, then the dipole moment of cyclohexyl chloride is very much more than the क्लोरोबेंजीन. ठीक है, तो क्या ये राम कहानी, ये सब कुछ समझ में आ गया अच्छे से? सब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया. तो चलो भाई, एक 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से जितने पॉइंट्स को मैं पढ़ाया हूं एक बार रीड मारो. 2 मिनट का टाइम है, जो पॉइंट पढ़ाया हूं ना उसको तुरंत रीड मारो. मैं यही कहूं, जो पॉइंट मैं पढ़ाया हूं उसको तुरंत रीड मारो, ताकि यही हो जाए रिवाइज. क्या हो जाए? रिवाइज. जल्दी करो. हो गया? जल्दी रिवाइज करो. पढ़ रहे हो ना?
पढ़ रहे हो ना, नहीं पढ़ रहे हो तो बेटा समझ लेना फिर खुद का बुरा कर रहे हो। सारे डिसीजंस तुम्हारे हैं और उन डिसीजंस को अब जब फॉलो नहीं करोगे ना तो गिल्ट भी तुम्हारा होगा। जो जो चाहा था सब हो गया, जो भी चाहा था सब हो गया। अब पढ़ो, सारे डिसीजन तुम्हारे हैं, उन डिसीजन को सही साबित करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। मैं तो हूँ, मैं नहीं जाने वाला, मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं पूरी जान लगाऊंगा बेटा, मैं पूरी जान लगाऊंगा। जितनी एनर्जी होगी वो पूरी लगा के रख दूंगा। अभी देखते रहो, आज टेलीग्राम, आज तो यार चला जाऊंगा, ट्राई करूंगा कल सुबह टेलीग्राम पे जितने क्वेश्चन करा सकता हूँ वो भी कराऊंगा। करना तो आपको है ना, करना तो आपको, लगाओ एनर्जी। मैं जितना कर सकता हूँ मैं उतना करूंगा। मैं पढ़ाने में बिल्कुल हाथ नहीं मारूंगा, एक परसेंट नहीं मारने वाला। डिसीजन तुम्हारा था ना, सारे डिसीजन तो तुम्हारे थे ना, करो उसको पूरा। हो गया, हो गया, हो गया रिवीजन, हो गया रिवीजन। चलो चलो बेटा, मैं ध्यान देना ना, ध्यान देना कि कुछ सोचा हूँ, एक दो बातें सोचा हूँ, उसको जल्दी से आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, फिर आगे पढ़ना शुरू करता हूँ। बेटा सोचा ये हूँ कि हमेशा सैटरडे संडे जो, क्योंकि सैटरडे संडे आपको टाइम मिल जाएगा आगे से, हमेशा सैटरडे संडे अगर मैं बहुत बड़े इमरजेंसी या फिर कोई बड़े काम में फंस नहीं गया तो मैं पूरा ट्राई करूंगा कि सैटरडे संडे को मैं ग्रुप में चैट ऑन करूंगा और एक एक बच्चे जो मेरे जितने भी, अगर 2 बच्चे हो या 3 बच्चे हो, मुझे पता है कोई नहीं देख रहा, मुझे पता है कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो देख रहा है, उनमें 2 बच्चे हो या 3 बच्चे हो, उन सबका मैं डाउट्स लूंगा, उन सबका मैं डाउट लूंगा और अपने तरीके से एडवांस क्वेश्चन और अच्छी चीजें बताना शुरू करूंगा, क्योंकि मैं अच्छा काम करता हूँ, अच्छा इंसान हूँ मैं, ठीक है, तो बहुत अच्छा इंसान हूँ मैं, बहुत अच्छा काम कराता हूँ, तो इस बात से ताज्जुब नहीं होना है। हाँ, सैटरडे संडे के लिए याद रखना, सैटरडे संडे को मैं रात को 8 से या 7 से 8 से 11 बजे तक चैट वगैरह को ऑन रखूंगा, जितने क्वेश्चन ले सकता हूँ आप लोगों के डाउट या जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे मैं करा सकता हूँ, मैं कराऊंगा, मैं भेजता रहूंगा कि अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, मतलब एक मेंटर की तरह, एक बड़े भाई की तरह आप लोगों को गाइड करूंगा। इस बात को बिल्कुल समझ गए? तो अब चलते हैं आगे, डाइपोल मोमेंट का कांसेप्ट हो गया क्लियर। अब पढ़ते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। तो हेडिंग डालो बेटा थर्मल स्टेबिलिटी। क्या हेडिंग डालोगे? थर्मल स्टेबिलिटी। यहां पे बोल दे रहा हूं क्या? सर ये थर्मल स्टेबिलिटी होता क्या है? सर ये थर्मल स्टेबिलिटी होता क्या है? तो चलो लिखो, चलो लिखो, अमाउंट ऑफ, यार देखो ना लास्ट में इतना अच्छा लेक्चर चल रहा है, स्टार्टिंग में वो करके माइक वाला से पूरा फ्लो, मतलब होता है कि कुछ लोग आते हैं पहले स्टार्टिंग में देखने, स्टार्टिंग में कितना बकवास है, वो आएंगे नहीं 40 मिनट के बाद ये सब करने। देखता हूं भाई किस्मत कब तक करती है, मैं भी उससे लड़ने का ठान लिया हूं। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं, या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं, थर्मल स्टेबिलिटी, हेडिंग डाल लिया हो ना थर्मल स्टेबिलिटी, हेडिंग डाल लिया हो ना थर्मल स्टेबिलिटी, तो लिखूं, देखो एक बात समझो, मैं बोल बोल के चीजों को क्यों लिखवाने लगा, ताकि मैं बोल बोल के लिखवाऊंगा तो आप मेरी बात सुनोगे और डायरेक्ट लिखना शुरू करोगे। मैक्सिमम बच्चे जो मेरे से 10th क्लास में पढ़े हैं, 11th क्लास में पढ़े हैं, वो ये बात जानते हैं, इस चीजों को अच्छे से समझते हैं कि सर क्लास में भी ऐसा ही पढ़ाते थे जिससे कंसंट्रेशन बना रहता था। तो मैं अपनी तरफ से पूरी जान लगा दूंगा बेटा कि मैं वही ऑफलाइन वाला फील लेके आऊं आपके लिए, अकेला नहीं छोड़ूंगा, आपको पढ़ते रहना है ना। ओम नमः स्वाहा। चलो आगे चलते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी बेटा जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ के। किसके होता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ के। है ना। अब इसको समझे अगर
ध्यान से हम लोग, अगर हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी को ध्यान से समझें तो किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड इज नोन एज थर्मल एनर्जी, is known as thermal dissociation energy. Amount of energy required to break a bond is known as thermal dissociation energy. क्लियर मामला? क्लियर मामला? थर्मल डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है? डिसोसिएशन मतलब तोड़ देना, डिसोसिएशन मतलब तोड़ देना। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इज नोन एज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इज नोन एज थर्मल डिसोसिएशन एनर्जी, थर्मल डिसोसिएशन एनर्जी। अब समझो कि जिस बंदे का बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना अधिक तगड़ा है, जिस बंदे का बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना स्ट्रांग है, जिस निब्बा निब्बी का बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना स्ट्रांग है, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी उतना अधिक देना पड़ेगा, हाँ या ना? और अगर उतना अधिक एनर्जी देना पड़ेगा, इसका मतलब वो थर्मली उतना अधिक स्टेबल है, हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? अगर बॉन्ड लेंथ दो एटम के बीच का बहुत तगड़ा है, अगर बॉन्ड लेंथ दो एटम के बीच का बहुत तगड़ा है, तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत तगड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब वो चीज थर्मली क्या है? स्टेबल है। थर्मली क्या है? स्टेबल है। थर्मली क्या है? स्टेबल है। सर कैसे? क्योंकि अगर थर्मली स्टेबल है, इसी वजह से तो बहुत सारे एनर्जी को ग्रैब कर जा रही है, टूट नहीं रही। नहीं समझ पा रहे हो यार? अगर देखो ये एटम ए है यहाँ पे, ये एटम बी है यहाँ पे, अगर ये दोनों बंदे, अगर इन दोनों बंदे के बीच का जो ये बॉन्ड है, इन दोनों बंदे के बीच का जो ये बॉन्ड है, अगर ये बॉन्ड बहुत अधिक स्ट्रांग है, तो इसे तोड़ने के लिए बहुत अधिक थर्मल एनर्जी देनी पड़ेगी। थर्मल एनर्जी मतलब क्या? हीट एनर्जी। थर्मल एनर्जी मतलब क्या? हीट एनर्जी। हाँ सर, तो अगर इसको तोड़ने के लिए बहुत अधिक थर्मल एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इससे आप क्या समझ रहे हो? इससे सर हम लोग ये समझ रहे हैं कि बंदा थर्मली स्टेबल है। मतलब क्या? कि जल्दी से हीट से टूटेगा नहीं। तो थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, है ना? है ना? तो थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। समझ आ गया? अब देखो, अब अगला पॉइंट लिख लो। थर्मल डिसोसिएशन एनर्जी इज द एनर्जी, अगला पॉइंट लिख लो। थर्मल डिसोसिएशन एनर्जी is the energy which is required to break the bond or dissociate the bond between two atom। ठीक है, इतना लिख लिया। अगला पॉइंट लिखो। मोर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ, जितना अधिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, उतना उसका थर्मल स्टेबिलिटी अधिक होगा, समझ में आया? तो पहले पॉइंट लिखो, मोर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ, therefore more is the bond strength, therefore more it is difficult to break the bond, more is the bond strength, therefore more it is difficult to break the bond। जितना तगड़ा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना डिफिकल्टी होगी बॉन्ड को तोड़ने में। ये बात भी क्लियर है? सर क्रिस्टल क्लियर है। अच्छा उसी के आगे लिखना therefore thermal stability also more, यानी कि जितना तगड़ा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा उतना अधिक होगा थर्मल स्टेबिलिटी, उतना डिफिकल्ट होगा बॉन्ड को तोड़ना। समझ में आया? चलो अब एक एग्जांपल देखते हैं। बात फील हुई ना? आसान थी ना? चलो तब आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है? कंपेयर द थर्मल स्टेबिलिटी। क्या है क्वेश्चन? कंपेयर द थर्मल स्टेबिलिटी, है ना? थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। ऑप्शन ए क्या है? RF, या फिर मैं इसको ऐसे लिखता हूं CH3F। ऑप्शन बी क्या है? CH3Cl। ऑप्शन सी क्या है? Br। ऑप्शन डी क्या है बेटा? क्या क्लियर है मामला? क्या मामला क्लियर है? हाँ सर। अब इन सब का आपको थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर करके बताना है। बोलो ओम नमः स्वाहा, जल्दी इसको सॉल्व करके दिखाओ। चलो
हो गया, मैं बताऊं, चलो मैं बताता हूं। अब थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या देखे हैं कि जो थर्मल स्टेबिलिटी होता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। यानी कि जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना अधिक उसका थर्मल स्टेबिलिटी उतना अधिक। क्लियर है मामला सर, क्रिस्टल क्लियर है मामला। तो आओ बताओ सबसे अधिक बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका होगा, तो बोलोगे सर ये देखो फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है। फिर तुम क्या बोलोगे कि सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब सेम ग्रुप के एलिमेंट है, हाँ या ना? ये सभी सेम ग्रुप के एलिमेंट है, हाँ या ना? बिल्कुल है सर। तो अगर ये टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, फिर कल बाहर आई आंटी। अगर हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करेंगे बेटा, अगर हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करेंगे बेटा, तो जो हमारा साइज होगा क्या होगा, जो हमारा साइज होगा क्या वो साइज बढ़ेगा? हाँ सर बिल्कुल बढ़ेगा। और अगर साइज बढ़ेगा, तो बॉन्ड लेंथ, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, तो बोलोगे कि सर साइज के बढ़ने से बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाएगा, साइज के बढ़ने से बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाएगा। अच्छा तो यहाँ पे मैं ये पॉइंट लिखता हूँ, साइज जो है, अगर साइज बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाएगा। और अगर बॉन्ड लेंथ भी बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो गया, कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सर क्यों घट जाएगा, लिखो इसको एक पेज में, लिखो इसको एक कॉर्नर में कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, यानी कि जितना बड़ा बॉन्ड उतना कमजोर बॉन्ड, जितना बड़ा बॉन्ड उतना कमजोर बॉन्ड, है ना? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, वही वाला सिस्टम है, जितना बड़ा बॉन्ड उतना कमजोर बॉन्ड। समझ में आया? तो बताओ सबसे बड़ा बॉन्ड किसका होगा, तो बोलोगे कि सर सबसे बड़ा है आयोडीन, उसके बाद है ब्रोमीन, उसके बाद है क्लोरीन, उसके बाद है फ्लोरीन। तो सबसे बड़ा बंदा कौन सा है, तो बोलोगे कि सबसे पहले क्या बोलोगे कि सर CH3 हर जगह कॉमन है, लेकिन आयोडीन सबसे बड़ा है, फिर ब्रोमीन है, फिर क्लोरीन है, फिर फ्लोरीन है। यानी कि साइज का ऑर्डर ये है। तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट इधर मूव करते हैं तो जो हमारा बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, हाँ या ना? सर बिल्कुल इंक्रीज कर जाएगा। और अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रहा है तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाएगा। समझ में आया बात? बोलो बात समझ में आई? सर बिल्कुल बात समझ में आई। और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ घट गई तो थर्मल स्टेबिलिटी भी घट जाएगी। तो मैं तुमसे पूछता हूं कि बताओ इसमें सबसे अधिक थर्मल स्टेबल कौन है? तुमसे मैं पूछता हूं कि इसमें बताओ सबसे अधिक थर्मल स्टेबल कौन है? तो तुम बोलोगे सर जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे अधिक होगा उसका थर्मल स्टेबिलिटी भी सबसे अधिक होगा। तो सबसे अधिक बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका है? तो बोलोगे कि सर ए ऑप्शन का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे तगड़ा है, यानी कि ए ऑप्शन का थर्मल स्टेबिलिटी सबसे अधिक है। इसका मतलब CH3 और F के ये वाला बॉन्ड तोड़ना सबसे मुश्किल है। क्या बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं, दिल तक जा रही हैं? सर बिल्कुल समझ में आ रही हैं। सेकंड नंबर पे बोलोगे ये, थर्ड नंबर पे क्या बोलोगे ये, और सबसे कमजोर क्या होगा, CH3I। क्या ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया? सर बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ गया। जल्दी नोट डाउन करो। जल्दी से नोट डाउन करो। ठीक है भैया, तो क्या यहां तक की सारी बातें क्लियर हैं कि अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ घट रहा है, और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ घटा इसका मतलब क्या निकल के आया, इसका मतलब सर ये निकल के आया कि जो हमारी थर्मल स्टेबिलिटी थी
वो भी क्या हो गई, कम हो गई। क्यों? थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या क्लियर है मामला? क्यों क्लियर है? बताओ, बोलो 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 बोलो, क्लियर है? हाँ भैया, तो सब समझ में आ रहा है ना? बढ़िया है, सारी बातें अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं, कोई समस्या दुख दर्द पीड़ा नहीं हो रहा है ना? आसान है ना? बुद्धि में घुस तो रहा है कि सब ऊपर चला जा रहा है? नहीं सर, अभी तक तो बहुत आसान बातें पढ़ाए हो, बहुत मस्त पढ़ाए हो, सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं। तो आओ अब लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी। किसकी? हेलो एल्केन्स का। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स का लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम क्या है? इनफ्लेमेबल नेचर। क्या नाम है बेटा? इनफ्लेमेबल नेचर। सर ये इनफ्लेमेबल नेचर होता क्या है? पहले तो ये बताओ ना, इसको तो बाद में पढ़ाना, पहले ये बताओ कि इनफ्लेमेबल नेचर होता क्या है। जो बंदा जितना जल्दी आग पकड़ ले वो उतना अधिक इनफ्लेमेबल, जो बंदा जितना लेट से आग पकड़े उतना कम इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल मतलब फायर को कैच करने की एबिलिटी। जो फायर को जल्दी कैच करता है वो मोर इनफ्लेमेबल इन नेचर, जो फायर को लेट से कैच करता है वो लेस इनफ्लेमेबल इन नेचर। तो क्या इनफ्लेमेबिलिटी का मतलब आपको समझ में आ गया? अगर आ गया तो आओ आगे पढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ना है कि जो हमारे अल्काइल हैलाइड होते हैं, कौन होते हैं? अल्काइल हैलाइड होते हैं, वो लेस इनफ्लेमेबल इन नेचर होते हैं। समझ पा रहे बात को? किसके कंपैरिजन में? हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में। यानी कि इसको अभी गिरना था क्या? यानी कि जो हमारे अल्काइल हैलाइड हैं, मतलब जो हमारे हेलो एल्केन्स हैं, वो हाइड्रोकार्बन से कम इनफ्लेमेबल हैं। मतलब कि हमारे हेलो एल्केन लेट से आग को कैच करेंगे, लेट से फायर को कैच करेंगे, और हाइड्रोकार्बन फायर को बहुत जल्दी कैच कर लेगा। क्या क्लियर है बात? क्या इतनी बातें समझ में आई? तो इतनी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो आओ आगे देखते हैं। इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ हैलोजन। यानी कि हाइड्रोकार्बन में जैसे जैसे हैलोजन के नंबर को बढ़ाते जाओगे उनकी इनफ्लेमेबिलिटी यानी कि फायर को कैच करने की एबिलिटी घटती चली जाएगी। फिर से बोल रहा हूं, हाइड्रोकार्बन में जैसे जैसे हम लोग हाइड्रोजन को बढ़ाएंगे उसका फायर कैच करने वाला एबिलिटी कम होता चला जाएगा। सर एक एग्जांपल से समझाओ। चलो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास CH4, जैसे हमारे पास CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाया और एक X लगाया। X मतलब हैलोजन लगाया, X मतलब अरे तुम्हारी X नहीं लगा रहा हूं, हैलोजन वाला X लगा रहा हूं। क्या यार, तुरंत मतलब बगल वाला बंदा ना एकदम खो जाता है कि अरे सर क्या याद दिला दिए। मायूस मत हो, मैं हैलोजन की बात कर रहा हूं। समझ में आया बेटा? तो मैंने यहां से एक X हटाया, X बोले तो हेलो, यहां से मैंने एक H हटाया, H बोले तो हाइड्रोजन, और एक X लगाया, ये बन गया। फिर इसमें क्या किया मैंने? फिर इसमें से एक हाइड्रोजन हटाया और एक X लगाया और एक X लगाया, तो ये क्या बन गया? CH2Cl2। समझ में आया? अब मैं तुमसे क्या बोलूं? अब मैं तुमसे पूछता हूं कि बताओ इसमें सबसे अधिक इनफ्लेमेबल कौन है? तो तुम क्या बोलोगे कि सर ये हाइड्रोकार्बन है, ये सबसे अधिक इनफ्लेमेबल है। उसके बाद ये कहने का मतलब ये है कि यहां से यहां आने पे हैलोजन का नंबर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो बिल्कुल बढ़ रहा है। और अगर हैलोजन का नंबर बढ़ रहा है तो फायर को कैच करने की एबिलिटी कम हो रही है, और अगर फायर को कैच करने की एबिलिटी कम हो रही है तो इनफ्लेमेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो समझ में आया? तो यहाँ पे सबसे कम इनफ्लेमेबल कौन है? तो बोलोगे कि सर जो ये वाला बंदा है, वो सबसे कम इनफ्लेमेबल होगा। उसके बाद बोलोगे कि ये बंदा सबसे कम इनफ्लेमेबल होगा, और सबसे अधिक इनफ्लेमेबल कौन होगा? ये हाइड्रोकार्बन होगा। तो क्या ये बातें क्रिस्टल क्लियर है? अच्छे से आपको समझ में आई? हाँ या ना बोलो। तो बिल्कुल बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत मजे से समझ में आई। तो अगर समझ में आ गई तो आओ आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है बेटा? आगे क्या बोलता है कि CCl4 इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। यानी कि जो CCl4 है ना, इसमें देखो सिर्फ एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 4 क्लोरीन है। तो क्योंकि हाइड्रोजन को नंबर को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के नंबर को
बढ़ा रहे हैं तो आग पकड़ने का चांस कम होता चला जाता है, जिसके वजह से जो CCl4 होता है एक टाइम ऐसा आ जाता है कि ये बंदा आग पकड़ना बंद कर देता है, फायर को कैच करना ही बंद कर देता है और हम लोग उसका यूज करने लगते हैं आग को बुझाने में। तो क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, आसान है, सिर्फ बहुत आसान है। आओ आगे पढ़ते हैं बेटा, आओ आगे पढ़ते हैं। जो हमारे इनफ्लेमेबिलिटी है बेटा ना, जो हमारी इनफ्लेमेबिलिटी है, फायर को कैच करने की एबिलिटी है, वो डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेंट। यानी कि जैसे जैसे हाइड्रोजन को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हाइड्रोजन को बढ़ाते जाएंगे, हमारा इनफ्लेमेबिलिटी कम होता चला जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है? तो बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। तो वही बात लिखा हुआ है कि interestingly, CCl4 is used as fire extinguisher under the name pyrene। तो आपको यहां से ये बात याद रखना है कि टेट्रा हेलो कंपाउंड, देखो क्वेश्चन यहां पे क्या बनेगा, टेट्रा हेलो कंपाउंड इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। एक मिनट, मेरा वोकल कार्ड जवाब देता है, मुझे थोड़ा सा शुद्ध जल का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। सर कुछ ज्यादा जोश में आ जा रहे हो। अगर मैं जोश में नहीं आऊंगा सो जाओगे तुम, हैं? मैं बहुत बोरिंग इंसान हूं, तुमको नहीं पता है क्या? ठीक है, आओ मजे लेते हैं, आओ मजे लेते हैं। तुमसे क्वेश्चन ये पूछेगा अ टेट्राहेलो कंपाउंड इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर अंडर व्हिच नेम। 4-5 ऑप्शन दे देगा तो आपको क्या टिक करके आना है, पायरीन। यानी कि CCl4 का दूसरा नाम क्या है बेटा, पायरीन। समझ में आया? तो सपोज करो मैं तुमको एक बात बताने जा रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि तुम लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, पानी में सोडियम वगैरह डाल दिया, आग भाग लग गई, कैसे बुझाओगे उसको? कैसे बुझाओगे वहां उसको? CO2 डालोगे क्या? CO2 डालोगे क्या? वहां पे हम लोग इस बंदे का यूज करते हैं, पायरीन का। पायरीन बोले तो CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बात क्लियर है? नहीं समझे यार? अब कैसे समझाऊं? थोड़ा तो सोचो भाई, इतना आसान सी बात है, नहीं समझे यार? समझो यार, मतलब ऐसे रुलाओ मत मुझे यार। समझ गए होगे, मैं मानता हूँ यार। नहीं समझे तो मेरे को फिर बताना, मैं दोबारा बताऊंगा यार। आसान तो था, समझ गए ना? आओ भाई, मूड खराब कर देते हो तुम लोग। आगे देखो, जो हमारे ऑर्गेनिक हाइड्रोजन कंपाउंड्स हैं आर गुड सॉल्वेंट फॉर ऑयल एंड फैट एंड आल्सो डू नॉट कैच फायर रेडिली। समझ में आया कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड? जिनके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड? जिनके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो क्या होते हैं? अच्छा सॉल्वेंट होते हैं। किसके लिए? ये किसके लिए अच्छा सॉल्वेंट है? ऑयल और फैट के लिए। ऑयल और फैट के लिए क्या है बेटा? ये बहुत अच्छे सॉल्वेंट हैं। एंड आल्सो डू नॉट कैच फायर रेडियली, यानी कि जल्दी आग को भी नहीं पकड़ते हैं। उसके बाद क्या बोलता है? फॉर एग्जांपल पॉलीक्लोरो कंपाउंड सच एज ट्राइक्लोरो एंड टेट्राक्लोरोइथेन are widely used as a solvent for dry cleaning। समझ गए बात को? तो इसी वजह से, क्योंकि ये जल्दी आग को नहीं पकड़ते हैं, इस वजह से पॉलीक्लोरो मतलब अगर कंपाउंड में एक से अधिक क्लोरीन प्रेजेंट है तो उसको हम लोग कहते हैं पॉलीक्लोरो कंपाउंड। समझ में आया? जैसे ट्राइक्लोरो और टेट्राक्लोरो इथेन को हम लोग किस काम में यूज करते हैं? ड्राई क्लीनिंग के काम में यूज करते हैं। क्या सारी बातें क्लियर हैं? क्रिस्टल क्लियर है क्या? अगर है तो जल्दी से लिखो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, इतनी सारी बातें समझ में आई क्या? सारी बातें अच्छे से दिल में, दिमाग में घुस गई क्या? तो बेटा हेलो एल्केन्स का फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे होता है कंप्लीट। यहाँ पे हेलो एल्केन्स का फिजिकल प्रॉपर्टी पूरी तरह से होता है कंप्लीट।
आज इसको अभी जस्ट अपलोड करने जा रहा हूं और ध्यान देना आज एक लेक्चर और आएगा कम से कम 2 से 2.5 घंटे का। वो लेक्चर क्या होगा, अब उसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोजेंस एंड हेलोअरीज, जिसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या स्टार्ट करेंगे मेरे बच्चा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आया? तो खूब अच्छे से पढ़ो, खूब मन लगा के पढ़ो, चीजों को बहुत अच्छे से रिवाइज करो। और एक बार ध्यान दो कि मैं अगर इतनी मेहनत करके आपको पढ़ा रहा हूं तो आपका भी काम पढ़ना है। अब आपको मेरे से मोटिवेशन आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? देखो ऐसी बात नहीं बेटा, चीजों को मैं देखो आज का लेक्चर देख लोगे तो कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सर बहुत एनर्जी में है, बहुत अच्छी चीजें चल रही हैं, कितने खुश हैं, मतलब ये चीजें अलग हो गई ना। सबसे पहले आपको कुछ बातें, क्योंकि स्टार्टिंग की क्लासेस चल रही हैं तो आप लोगों से बातें करने भी जरूरी होंगी, क्योंकि धीरे धीरे तो हम लोग सीरियस हो ही जाएंगे। सर वो बातें करने की जरूरत होगी, इसमें मैं आता हूँ। कई बार चीजें होती ऐसी नहीं जैसी दिखती हैं, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पूरी जान लगा के पढ़ा रहा हूँ, आपका भी काम पूरी जान लगा के पढ़ना है। मैं लाइफ में अब एक चीज डिसाइड कर लिया हूँ, जो हो रहा है जो होगा अब उसे फेस करना। बहुत बड़े सपने नहीं है और बहुत बड़ी चीजों में जाऊंगा नहीं। अब इधर ही करियर ढूंढ रहा हूँ, पढ़ाऊंगा, नॉर्मल एक लाइफ रहेगी, इसी नॉर्मल लाइफ में आगे की पूरी लाइफ बिताऊंगा। मुझे एक चीज समझ में आ चुका है कि मैं एक अच्छा टीचर हूँ और धीरे धीरे बहुत अच्छा टीचर बनता चला जाऊंगा। मेरे से लोग करेक्ट करेंगे, मेरे को जितना जान लगाना पड़ेगा उसमें लगाऊंगा। एक समय क्या था, एक आज समय क्या है कि मैं यहाँ पे हूँ, मैंने चीजें सोचा। तो चीजें मेरी अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो लाइफ में बहुत अचानक से बहुत सडन चेंज हुई है। मतलब ऐसा नहीं है, कई बार क्या होता है कि मेरे को भूख नहीं लग रही है, मेरे को नींद नहीं आ रही है, मैं एकदम परेशान हूँ, दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं क्या करने लगता हूँ, लेक्चर रिकॉर्ड करना शुरू कर देता हूँ। मैं उस टाइम पे क्या करने लग रहा हूँ, लेक्चर रिकॉर्ड करना, खुद को बिजी कर रहा हूँ, इधर उधर कर रहा हूँ। बट बेटा कभी कभी ऐसा होता है ना कि दिल जैसा है बहुत भारी हो जाता है, कंट्रोल कुछ होता है। बट यहाँ से मैंने एक ये है मान लिया है कि हार नहीं मानूंगा। देखो एक समय ऐसा होता है कि इंसान लगता है कि तुम टूट चुका है, बहुत कुछ हो चुका है, बट टाइम इज द बेस्ट हीलर। समय सब कुछ ठीक कर देता है। एक समय के बाद हर इंसान सीख ही जाता है चीज़ों को। बस मैं अब नहीं सीखना चाह रहा, अब मैं इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाह रहा हूँ। अब मैं ये भी नहीं चाह रहा कि मेरे पास बहुत प्रॉब्लम है, मेरे को दर्द है, मैं घुट रहा हूँ, कोई बात नहीं। मेरे को अब यही एक्सेप्ट है, मैं घुटता ही रहना चाहता हूँ, मैं कुछ भी नहीं होना चाहता। अब मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि है क्या चीज़ें, क्या है लाइफ, क्या है दुनिया, क्या है लोग, क्या है स्वार्थ, क्या है सेल्फिशनेस, क्या है। मुझे चीज़ों को करना है आइडेंटिफाई। बहुत अधिक एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, क्योंकि 12th क्लास है अभी आप लोग ना, 12th क्लास में मैं बता रहा हूँ कि मैं भी कोई 12वीं पढ़ाता हूँ, आप लोग करे सर ये कर देंगे वो कर देंगे। जब 12th का एंड आने लगता है ना बेटा, तो इतनी परेशानियाँ आती हैं कि पूछो मत। स्कूल वाले तंग करते हैं अलग कि मेरा ये असाइनमेंट दो, वो असाइनमेंट दो, वहाँ जाओ, वहाँ करो, ये इसमें क्या बोलते हैं, कुछ स्कूल में कोई प्रोग्राम हो गया, इसमें पार्टिसिपेट करो, उसमें पार्टिसिपेट करो। इतनी सारी प्रॉब्लम आने लगती हैं। और उसके बाद जो बंदा सीरियस होता है अपने प्रिपरेशन को लेके, वो भटकना शुरू कर देता है, वो टेंशन में होना शुरू होता है। मैं सारी बातें बताया यार, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि अगर अभी लेट करोगे तो लास्ट में चीज़ें एकदम सर पे चढ़ जाएंगी। 11th खराब हो गया ना, स्टार्टिंग में मैं बोलता था कि मत करो ऐसा, आज हो गया, चलो हो गया, कोई दिक्कत। अभी से हार नहीं मानना। अगर अभी से तुम 1 सेकेंड भी वेस्ट कर रहे हो, 1 सिंगल सेकेंड वेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ से तुमको ये मान के चलना है कि कम से कम तुमसे 10 से 20 बच्चे आगे जा रहे हैं। मैं एक बात बता देता हूँ, मेरे टीचर्स ने, आशुतोष सर थे, जब मैं पढ़ता था अपने इंटर में, उन्होंने एक बात बताया था। अब वो बात ये था कि जब आप अपने जिंदगी का 1 सेकेंड वेस्ट करते हो, उस समय आपसे बहुत लोग आगे जा रहे होते हैं।
तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? टाइम। उन्होंने बहुत मस्त वे में बोलते थे, मतलब क्या हंसी आ जाती थी। कह रहे थे कि ये जो पार्ट है गर्दन के नीचे का पार्ट, बहुत प्रेशर दो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत प्रेशर दे दो, इस पे प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। इस पे प्रेशर जिस दिन पड़ना शुरू हो गया ना, उस दिन से तुम्हारा डाउनफॉल, मतलब उस दिन तुम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हो। चिंता चिता समान होती है, ऐसा सुना है? तो मैंने ठान लिया है, जिंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है, कभी रोना आ जाता है, कभी ये आ जाता है, कभी देखो अभी पढ़ा रहा था माइक हो गया, मैं अपनी तरफ से इतनी जान लगा रहा हूँ, बहुत चीजें यार कुछ सपोर्ट ही नहीं, मतलब कुछ भी मेरे साथ चल ही नहीं रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि मतलब एक अजीबोगरीब नई प्रॉब्लम निकल के आ रही है सामने, ये क्या हो गया? तो ये 2026 में वो पापा जी ने बोला था ना कि 2026 में तो दुनिया खत्म है। तो मेरे को पता नहीं क्यों वो बात बहुत अधिक फील होते दिख रहा है, मतलब मेरे को 2026 से बुरा साल भी कुछ दिख नहीं रहा है, बहुत सारी चीजें हो गई, बट स्टिल मैं हार नहीं मानूंगा, तुम्हारे साथ इसी लगन से, इसी जुनून से आगे मैं पूरा पढ़ाता रहूँ। भटकना अगर अभी भटक गए तो खुद पे बस रिग्रेट होगा, खुद पे बस रिग्रेट होगा। हर चीज को दाव पे लगा के आप इस जर्नी में कूदे, हर चीज को दाव पे लगा के इस जर्नी में कूदे, चीजों को छोड़ दियो, लीव कर दियो, अब मुझे बस ये करना है, किसी चक्कर में उसको खराब नहीं करना। आई प्रॉमिस, जो मैंने 10th में बोला था, अगर आप सीरियस रिवीजन करोगे, सीरियस मेरे सारे दिए हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आई प्रॉमिस, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे मेंस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं इतना मान नहीं हूँ कि एडवांस के विषय, मैक्सिमम क्वेश्चन 70, 80, 90% क्वेश्चन आप निकाल लेते हो, 10% क्वेश्चन तो करेंगे ना, 7 दोस्त। मैं तुमको ये चीज जरूर याद दिलाता रहूँगा, डिसीजन तुम्हारा था, तो उस पे खड़े भी तुमको ही रहना होगा, करना होगा। मैं अपने एंड से 1% का सब छूटूंगा, मैं करूँगा पूरा, आपको पूरा करना है। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, ये लेक्चर अभी अपलोड होने वाला है, इसके जस्ट बाद अभी मैं जस्ट इसको अपलोडिंग पे लगा के एक नया लेक्चर रिकॉर्ड करना शुरू करूंगा, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोजेन्स, यानी कि आज आपको 2 घंटे 2.5 घंटे का एक और लेक्चर मिलेगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हम लोग जानना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, इसको अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो। ऑल द वेरी बेस्ट।